सगळ्यांना माझा नमस्कार. मी मराठीत बोललो तर चालेल ना? मराठी, इंग्लिश आणि हिंदी असं आपण मिक्स लँग्वेज मध्ये बोलू की जेणेकरून सगळ्यांना समजेल पण आणि आजचा विषय जो आहे तो सोपा पण होईल. तर Sorry for the inconvenience. My few staffs are not understanding Marathi. ठीक है, विल डू दैट, विल आई टॉक इन हिंदी एंड इंग्लिश। इज दैट ओके? तो Yes, आप sir. सभी को महाराष्ट्र चैप्टर ऑफ हिसार की तरफ से हम लोग आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर पद्मा रेखा जिरके और डॉक्टर केदार गांधला के जिन्होंने जो कंसेप्ट डेवलप किया, उस डेवलप के किए हुए कंसेप्ट के अनुसार हम लोग आज से ये ट्रेनिंग कोर्स चालू कर रहे हैं। इसमें आज का जो पहला टॉपिक है वो है आईवीएफ एंड ओवरव्यू। इसका मतलब है आईवीएफ के बारे में बेसिक जानकारी देने का काम मैं आज आपके लिए करने वाला हूँ। क्योंकि इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि हम लोग जब एक एक करके आगे के टॉपिक्स पे जाएंगे और जब डिटेल्स में सब जानने की कोशिश करेंगे, तो जरूरी ये है कि आपको पहले मालूम रहना चाहिए कि आईयूआई मतलब क्या, आईवीएफ मतलब क्या, आईवीएफ की लैब कैसे होती है, आईयूआई की लैब कैसे होती है और कौन से इंस्ट्रूमेंट्स उस पे लगते हैं। ये जब मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा तो आपको बेसिक ओवरव्यू जब होगा तो आगे के जो क्लासेस रहेंगे उसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो जैसा कि मैंने बताया, पद्मारेखा मैडम के ब्रेन चाइल्ड से ये प्रोग्राम चालू हुआ है और इसमें जो कुछ भी गाइडलाइंस है वो ऑलरेडी अस्मी ने आपको बताया है। तो उसी के हिसाब से हम लोग आगे चल रहे हैं। तो इनफर्टिलिटी के बारे में सबसे पहले जानकारी मैं आपको ये देना चाहूंगा कि इनफर्टिलिटी का जो प्रमाण है, जो इंसिडेंस है वो बढ़ते जा रहा है। द इंसिडेंस ऑफ इनफर्टिलिटी इज राइजिंग डे बाय डे एंड नाउ ऑलमोस्ट 15 to 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज हैविंग इनफर्टिलिटी। मतलब समाज में यदि आप कोई 5 कपल को देखो तो उसमें से एक कपल को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम रहेगा, या 6 कपल में से एक कपल को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम रहेगा। इसका मतलब इसका प्रमाण काफी ज्यादा है और ये ज्यादा होने की वजह से इसके ऊपर ध्यान देना भी जरूरी हो गया है। अब इस ये बढ़ने का कारण क्या है? तो बढ़ने के कारण काफी सारे हैं, जिसमें एक आजकल बढ़ती हुई जो प्रॉब्लम है वो है स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। जैसे सभी लोग टारगेट के पीछे दौड़ रहे हैं। किसी को 31 मार्च का टारगेट कंप्लीट करना है, किसी को ऑफिस का काम करना है। ये जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होते जा रहा है। दूसरी बात यह है कि मेल इंफर्टिलिटी पहले जितनी थी उससे बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसमें कि ऐसा कहते हैं कि स्ट्रेस के साथ साथ अल्कोहल और स्मोकिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे टॉक्सिन्स, आज पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि जिसके कारण भी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। और लेट मैरिजेस, पुराने जमाने में 22 साल की लड़की या 21 साल की लड़की की शादी हो जाती थी और 26 साल का लड़का रहता था तो उसकी शादी होती थी। आज 30 साल के पहले कोई भी लड़की शादी नहीं करती और इसका एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम जो है वो इनफर्टिलिटी के इसमें दिखाई दे रहा है। तो लेट मैरिजेस, तो ये सब चीजें जो है ये नई चीजें हैं जो पहले नहीं थी, इसके कारण इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। आप सबको एनाटॉमी ऑफ यूट्रस पता ही होगी। एनाटॉमी ऑफ यूट्रस पता करने का कारण ये है क्योंकि बेसिकली हम लोगों को ये पता रहना चाहिए कि ओव्यूलेशन और ये जो प्रोसेस है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हम लोग जानना चाहेंगे जो हमको सोनोग्राफी में भी दिखता है, लैप्रोस्कोपी में भी दिखता है। एक यूट्रस रहता है। यूट्रस जो है ये 50 ग्राम का स्ट्रक्चर रहता है, सिर्फ 50 ग्राम का, और उसका साइज रहता है मुट्ठी जैसा। और मुट्ठी के साइज का, और मुट्ठी के साइज का 50 ग्राम का जो यूट्रस है, देखिए यूट्रस में कैपेसिटी कितनी है। इसमें इतनी कैपेसिटी है कि जब प्रेगनेंसी रहती है तो 3 किलो का बच्चा और प्लासेंटा मिला के, और कभी कभी ट्विंस रहते हैं तो 5 किलो के बच्चे को भी वो अपने में समा सकता है। ये यूट्रस की खासियत है कि जो 50 ग्राम का मुट्ठी जैसा यूट्रस रहता है वो यूट्रस आगे जाके इतना बड़ा हो सकता है। ये सिर्फ निसर्ग की किमया है, ये नेचर का वरदान है जो यूट्रस को मिला है। उसके बाजू में फैलोपियन ट्यूब्स रहती है जिसमें से एक्चुअली गर्भ जो है, स्पर्म्स इधर से आते हैं और ओवुलेशन यहाँ से होता है और गर्भ यहाँ पे बनता है। और दोनों तरफ जो रहते हैं वो ओवरीज रहती है। तो ओवरीज जो है रहती है वो एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है ओवुलेशन का, और ओवरीज में ओवम या oocytes बनते हैं। तो एग्स बनाने का काम ओवरी के द्वारा होता है और यही एग्स का और स्पर्म्स का यूनियन होके, फर्टिलाइजेशन होके यूट्रस के अंदर गर्भ अटैच होता है। ये सब आपको पता ही है, लेकिन ये बेसिक की जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए और फिर आगे जाके आपको आईवीएफ के बारे में सब जो हम लोग बता रहे हैं वो अधिक अच्छे से समझ में आए। हम सबको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी मालूम है। जैसे एक 28 या 30 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है।
उसमें पहले 3 से 4 दिन ब्लीडिंग पीरियड्स आते हैं। उसके बाद एक्चुअली अंडकोश में से अंडा बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। और ये जो प्रक्रिया शुरू होती है तो ये करीब करीब 13-14 दिन में धीरे धीरे एग्स बनते हैं। उसमें से एक एग जो है वो उभर कर सामने आता है और उसमें से एक बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन होने के बाद फिर एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है वो लाइनिंग बनना शुरू होता है और अल्टीमेटली पीरियड आता है। तो ये प्रोसेस बताने का कारण मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डे 14, 28 दिन की यदि साइकिल है तो डे 14 यानी किसी भी साइकिल के पीरियड से 14 दिन पहले ओवुलेशन का टाइम रहता है। ये आपको यदि इसकी जानकारी है तो आपको ये भी पता रहेगा कि ये पीरियड ओवुलेशन का पीरियड है, मतलब ये फर्टाइल पीरियड है। और इसी पीरियड में प्रेगनेंसी रहने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो ये बेसिक चीज है जो आप किसी भी आपके घर के बाजू में भी कोई कपल है और जिनको जानकारी चाहिए तो आप ये बता सकते हैं कि अरे यदि तेरी साइकिल 30 दिन की है तो 16वें दिन ओवुलेशन हो सकता है, 28 दिन की तो 14वें दिन ओवुलेशन हो सकता है, क्योंकि ओवुलेशन यूजुअली साइकिल के ड्यूरेशन के 14 दिन पहले होता है। तो इस तरीके से ओवुलेशन होता है और फिर उसके बाद जो लाइनिंग रहता है गर्भाशय का वो बनना शुरू होता है और धीरे धीरे फिर गर्भाशय का लाइनिंग बनता है। तो गर्भाशय का लाइनिंग क्यों बनता है? ये गर्भाशय का लाइनिंग इसलिए बनता है क्योंकि जो हमारा नेचर है वो नेचर बेसिकली एक प्रकार से अ, गर्भ को एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। जैसे कभी हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो उस मेहमान के लिए हम लोग अच्छे से एक बेड लगाते हैं, उसमें अच्छी सी चादर डालते हैं और उसके लिए हम लोग एक अच्छा बेड बनाते हैं ताकि वो आराम से वो बेड पे सो सके। इसी तरह से गर्भाशय की जो थैली रहती है वो मेहमान का इंतजार करती रहती है। और हर महीने में वो मेहमान आएगा तो उसको मेहमान को आने के बाद अच्छी जगह मिलनी चाहिए, इसलिए वो एंडोमेट्रियम का बेड बनाता है। और वो बेड जो है वो ऐसा थिक बनाता है कि गर्भ आराम से उसमें अटैच हो सके। लेकिन हर महीने तो प्रेगनेंसी नहीं रह सकती, क्योंकि प्रेगनेंसी तो जिंदगी में 2 या 3 बार रहती है किसी भी महिला को। लेकिन प्रिपरेशन जो है ये प्रिपरेशन कंटिन्यूअसली हर महीने चलती रहती है। और इसलिए हमारे किताबों में एक बहुत सुंदर उन्होंने ऐसा एक सिमिली दिया है जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। देखिए, यदि ये बेड बनने के बाद प्रेगनेंसी नहीं रही, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एग्स का और स्पर्म का मिलन नहीं हुआ, तो क्या होगा? तो ऐसा होगा कि जो लाइनिंग अंदर का बनता है वो शेड ऑफ हो जाता है, यानी वो बाहर निकल जाता है। उसी को हम लोग मेंस्ट्रुएशन या पीरियड आना बोलते हैं। तो हमारे किताबों में इतना सुंदर उसका वर्णन किया है। किताबों में लिखा है कि इट इज मेंस्ट्रुएशन इज वीपिंग ऑफ अ डिसअपॉइंटेड यूट्रस। मतलब जैसा कि यूट्रस डिसअपॉइंट हो गया है कि वो मेहमान जो आने वाला था वो नहीं आया, इसलिए वो रो रहा है और इसी के माध्यम से वो पीरियड्स आते हैं। तो पीरियड को उन्होंने वीपिंग ऑफ अ डिसअपॉइंटेड यूट्रस बोला है। ये बहुत सुंदर सिमिली उन्होंने दी है जो काफी किताबों में लिखी हुई आपको दिखेगी। तो आपको इन शॉर्ट समझ गया कि ओवुलेशन कैसे होता है और मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है। और मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, पीरियड रुकता है, तो क्यों रुकता है? क्योंकि वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो गर्भ अटैच करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। अभी ये जो सब चीजें हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे हो रहा है, ओवरीज काम कर रही है, यूट्रस अपनी तैयारी कर रहा है, ओवुलेशन हो रहा है, स्पर्म्स आके यूनियन हो रहा है, इन सब का एक हाई कमांड है। जैसे आपको पता है कि बीजेपी पार्टी है, उसका हाई कमांड है मोदी जी, वो दिल्ली में बैठे हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी है, उसके हाई कमांड है सोनिया गांधी जो दिल्ली में बैठे हैं। इसी तरह से हर बॉडी के यूट्रस के जो सिस्टम रहती है उसके लिए भी एक हाई कमांड रहता है। और वो हाई कमांड रहता है ब्रेन में। उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यानी हायर सेंटर। और वो हायर सेंटर जो है वो सब ऑर्केस्ट्रा का सूत्रधार है। वो ऑर्केस्ट्रा चलाता है। वो क्या करता है? वो पूरा कंट्रोल करता है बॉडी के ऊपर। और उस एक्सिस को जो कंट्रोल करती है बॉडी को उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, मतलब एचपीओ एक्सिस। मतलब क्या है कि हाइपोथैलेमस के नीचे रहता है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के नीचे रहती है ओवरीज। तो हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी सिग्नल देती है ओवरीज को, और फिर ओवरीज इसकी इशारे पे ओवरीज काम करती है। तो इसे हम लोग हाई कमांड बोल सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगा। ओवुलेशन होना और ये सब है, ये इस हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस के ऊपर निर्भर करता है। आप सबको मालूम होगा, जैसे आप लोग नर्सिंग का काम करते हो तो आपको पता होगा कि यदि कॉलेज में जब आप थे तो यदि एग्जाम पास में आ रही है तो टेंशन रहता है। और जब दिमाग में टेंशन रहता है तो काफी लोगों को पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, है कि नहीं होते हैं कि नहीं होते? तो ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों होती है? क्योंकि एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन की वजह से हाइपोथैलेमस जो है उसका कंट्रोल बराबर नहीं रहता।
और उसकी वजह से ओवुलेशन बराबर नहीं होता, और उसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो इसका सबका इमोशंस के साथ नाता है, रिलेशन है। और इमोशंस यदि अच्छे नहीं रहे तो पीरियड्स गड़बड़ा जाते हैं, और इसीलिए इनफर्टिलिटी का भी कारण इमोशन हो सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा पेशेंट्स को बताना है कि टेंशन मत लो, स्ट्रेस कम करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, योगा करो, ताकि आपका एचपीओ एक्सेस अच्छे से काम करना शुरू करे, ताकि आपको ओवुलेशन अच्छे से हो, और इमोशंस का जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगा, तो प्रेगनेंसी भी रहेगी। अभी देखिए, अब हम लोग यहाँ तक आ गए। अभी After फर्टिलाइजेशन implantation, कैसे होता है वो the मैं आपको male दिखाता sperm हूँ। cell and the woman's egg cell fuse and become a देखिए, ये स्पर्म है और ये एग है। एग और स्पर्म का जब मिलन होता है तो जाइगोट बनता है। और ये जाइगोट जो है, ये जाइगोट आके जाके दो सेल का एम्ब्रियो बनता है। अब ये डिवीजन होता है, एम्ब्रियो का डिवीजन कैसे होता है देखिए। दो सेल का एम्ब्रियो फिर बनता है चार सेल का एम्ब्रियो। चार सेल का एम्ब्रियो बनता है आठ सेल का एम्ब्रियो। आठ सेल का एम्ब्रियो बनता है 16 सेल का एम्ब्रियो। और 16 सेल का एम्ब्रियो के बाद जो एम्ब्रियो का गोला बनता है उसको हम लोग मोरूला बोलते हैं। और ये मोरूला जो है, ये मोरूला धीरे धीरे करके और बढ़ता है, फिर उसका बनता है ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट ये एम्ब्रियो है डे 5 का, या 5वें दिन का एम्ब्रियो। तो 5 दिन ये एम्ब्रियो धीरे धीरे बढ़ता है। और ये The जब बढ़ता original है point तो of देखिए entry कितने is सुंदर the तरीके से वो यूट्रस में से नीचे जाता this है। तो जैसे आप देखेंगे, यहाँ से ओवुलेशन हुआ, और यहाँ पे ओवुलेशन होने के बाद यहाँ पे स्पर्म्स और एग्स का मिलन हुआ, और ट्यूब में एक्चुअली गर्भ बनता है, और फिर गर्भ बनेगा धीरे धीरे वो ट्यूब में से नीचे आके, देखिए कितने सुंदर वीडियो दिख रहा है, ये ब्लास्टोसिस्ट आके यहाँ पे चिपक गया। जब वो यूट्रस में आके चिपकता है तो उसको ब्लास्टोसिस्ट कहलाते हैं, और डे 5 का एम्ब्रियो रहता है। और फिर उसका गर्भ बनना शुरू होता है, और फिर एक सुंदर गर्भ तैयार होता है। इसको कहते हैं मिरेकल कॉल्ड लाइफ। देखिए कितना बड़ा मिरेकल है। एक स्पर्म, एक एग, इन दोनों का यूनियन, उसका बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनता है मोरूला, मोरूला बनता है ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट बनता है फिर बच्चा। और धीरे धीरे जो बच्चा दिखता है अपने को बनते हुए, तो ये सृष्टि का चमत्कार है। इट इज कॉल्ड एज मिरेकल, मिरेकल कॉल्ड लाइफ। और फिर आगे जाके एक मनुष्य देह बनता है। तो ये सही में बहुत अद्भुत है। और ये सब हम लोग बहुत लकी है कि हम सबको ये सब चीजें पास से देखने को मिल रही है, क्योंकि हम लोग आईवीएफ में काम कर रहे हैं। तो आईवीएफ में जब हम लोग काम करते हैं तो लेबोरेटरी में आप जब जाते हो तो अब आपको पता चला है कि कैसे एम्ब्रियो बनता है। तो आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे ये 4 सेल का एम्ब्रियो है, अरे 8 सेल का मतलब तीसरे दिन का एम्ब्रियो है, ये ब्लास्टोसिस्ट मतलब 5वें दिन का एम्ब्रियो है। ये जानकारी आपको रहेगी। जब नॉलेज आपका आप इसके साथ अप्लाई करोगे तो आपको और अच्छे से समझेगा कि लैब में क्या चल रहा है। अब जैसा मैंने आपको बताया, जब बच्चे नहीं होते तो उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। और उसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि 1 साल तक यदि प्रेगनेंसी नहीं रही तो उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। लेकिन एज का भी उसमें फैक्टर है। जैसे 35 के ऊपर एज रहा तो ऐसा कहते हैं कि 6 महीने के बाद ही आप लोगों को टेस्ट करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि शायद कोई प्रॉब्लम हो। इसमें प्रॉब्लम्स काफी होते हैं। जैसे किसी किसी को ओवुलेशन बराबर नहीं होता, किसी का ओवरी में फाइब्रोसिस रहता है, या ओवरी में सिस्ट रहती है, किसी के ट्यूब में ब्लॉक रहता है, किसी का एंडोमेट्रियम का लाइनिंग खराब रहता है, किसी का यूट्रस छोटा रहता है, किसी को पीसीओ, आपने सुना होगा, पीसीओ का नाम सुना है कि नहीं सुना है? देखिए, मुझे आप रिस्पॉन्स दे सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर। आपको इमोजीज मिलेंगे नीचे, तो आप मुझे इमोजीज पे रिस्पॉन्स दीजिए, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरे लेक्चर में इंटरेस्ट भी आ रहा है और आप लोग सब सुन भी रहे हो। तो इमोजीज आप डाल सकते हो जब मैं बात करता हूँ, तो आप मुझे रिस्पॉन्स कर सकते हो अंगूठा ऊपर करके। तो मैं जो बता रहा था, तो आपको जैसे मालूम है कि कभी कभी पीसीओ रहता है। पीसीओ की समस्या आपने सुनी होगी, इसमें ओवरीज में स्वेलिंग रहता है और ओवुलेशन ठीक से नहीं होता, और उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं रहती। सीमेन फैक्टर, मेल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा आज के तारीख में मेल फैक्टर भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और मेल में भी इनफर्टिलिटी और सीमेन का काउंट कम होना, यह बहुत कॉमनली दिखने लगा है। तो इसलिए ये सब चीजें तो आपको मालूम रहनी चाहिए। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि 30% लोग ऐसे रहते हैं जिनमें इनफर्टिलिटी का कारण ही पता नहीं चलता, मतलब अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, जिसमें क्या कारण है, किस वजह से ये प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, इसका कारण ही नहीं पता चलता। यदि डेप्थ में जाओ, यदि डिटेल में जाओ, तो शायद अपने को पता चले कि अंदर कुछ तो भी प्रॉब्लम था, उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही। लेकिन ट्यूब में ब्लॉक नहीं है, ओवरीज अच्छे से काम कर रही है, यंग एज है, सीमेन काउंट अच्छा है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक। लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब कुछ तो बताओ। आपको भी जो पेशेंट्स आएंगे बोलेंगे ये डॉक्टर तो कुछ बताते नहीं, सब नॉर्मल है बोल रहे हैं, फिर मेरे को प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही? तो इसमें इडियोपैथिक जो इडियोपैथिक या अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी जो है,
ये 30% केसेस में रहती है जिसमें कारण ही पता नहीं चलता, लेकिन कुछ ना कुछ कारण बॉडी के अंदर जरूर रहता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रहती। There are तो जैसा मैंने इसके बारे में आपको बताया, अब मैं आपको बताऊंगा आईवीएफ कैसे शुरू हुआ। क्योंकि हम लोग आईवीएफ में काम करते हैं तो ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है कि आईवीएफ कैसे शुरू हुआ। और आईवीएफ जो है ये एक्चुअली 1976 में एक यूएस के एमिरोलॉजिस्ट थे एडवर्ड्स, वो और यूके के एक गायनेकोलॉजिस्ट स्टेप्टो, वो दोनों मिलके उन्होंने सोचा कि हम कुछ क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे कि टेस्ट ट्यूब बेबी का या गर्भ बाहर, यूट्रस के बाहर गर्भ बनने की प्रक्रिया कर सके। और ये जो दोनों थे ये साइंटिस्ट, ये एडवर्ड का फोटो है, ये एडवर्ड जो है इनको बाद में एडवर्ड का बहुत नाम हुआ और उन्होंने 1978 में जो है सबसे पहले एक ऐसा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया जिससे लुई ब्राउन नाम की लड़की का जन्म हुआ। और ये लुई ब्राउन जो है ये 25 जुलाई 1978 में इसका बर्थ हुआ, और ये पहली टेस्ट बेबी की बेबी कहलाती है। और ये जो बेबी है इस बेबी को 2008 में लड़की हुई, और वो लड़की नॉर्मली हुई, तब जाके एक सर्कल पूरा हुआ, लोगों को पता चला कि आईवीएफ से बच्चे भी होते हैं और वो नॉर्मल भी रहते, क्योंकि 30 साल के बाद, बराबर 30 साल के बाद उसको लुई ब्राउन को खुद को बेटी भी हुई। और इन इस डॉक्टर एडवर्ड्स को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये जो नोबेल पुरस्कार है, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार कहलाया जाता है, वो डॉक्टर एडवर्ड्स को मिला था। हम भारत भी, हमारा भारत भी कुछ कम नहीं है, और हमारा भारत भी बहुत महान देश है, और हम लोग भी किसी भी काम में पीछे नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, आप लोग नर्सिंग स्टाफ हो, आपका रोल क्या है अगले क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नर्सिंग स्टाफ कितना मायने रखती है। और एक्चुअली लुई ब्राउन का जब बर्थ हुआ था तो एक नर्स भी उसमें थी जिसकी जानकारी मैं अगले क्लास में आपको देने वाला हूँ। लेकिन हमारा भारत देश भी कोई कम नहीं है। हमारे भारत में सिर्फ एक कुछ दिनों के बाद, जैसे मैंने बताया कि जुलाई में एक पहली बेटी हुई लुई ब्राउन, उसके कुछ दिनों के बाद ही भारत में डॉक्टर सुभाष मुखर्जी द्वारा एक बेटी आईवीएफ से बर्थ हुआ जिसका जिसका नाम है कानुप्रिया अग्रवाल। और ये जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि रिकॉर्ड कीपिंग जिसमें हम लोग थोड़ा सा पीछे रहते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप हमेशा ध्यान में रखिए कि रिकॉर्ड कीपिंग अच्छा रखना, डॉक्यूमेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन अच्छा नहीं होने से कभी कभी हम लोगों का काम जो है वो दुनिया में सराहा नहीं जाता। इसलिए जरूरी है कि डॉक्यूमेंटेशन अच्छा रखना चाहिए। डॉक्टर सुभाष मुखर्जी का थोड़ा सा ऐसा ही हुआ कि उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया, लेकिन वो कार्य सराहा नहीं गया क्योंकि उसका डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा कमी रहेगी। लेकिन ये दुनिया की दूसरी टेस्ट बेबी कहलाती है। और फिर डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा जो है मुंबई की बहुत बड़ी डॉक्टर है, उन्होंने भी आईवीएफ से एक बेबी जिसका नाम उसने इंदिरा ही रखा था, वो उसका बेबी वो आईवीएफ से हुई थी। अभी जैसे जैसे वक्त बदलते जा रहा है, और अभी एक एआरटी बिल आया है 2021 दिसंबर में, जिसको हम लोग एआरटी बिल या सरोगसी बिल और एआरटी बिल के नाम से जानते हैं। और ये एआरटी बिल के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब आपको जो भी काम करना है इस बिल के अनुसार ही करना है, एआरटी एक्ट के अनुसार ही करना है, और ये कायदे से हमको चलना है। और इसीलिए आज के ये क्लास की जरूरत है, क्योंकि हम लोग जो भी काम करेंगे वो काम बहुत ही अच्छे से करना है। क्योंकि अभी एक्ट हो गया है, इसका मतलब भारत सरकार ने इसका लॉ बनाया है, और उसको कभी भी कोई कायदा बनता है तो कायदे को, नियम को पालन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसलिए आप इस एआरटी एक्ट एक्ट जरूरी इसलिए था क्योंकि कोई लॉ नहीं था तो कुछ ठीक से काम चल नहीं रहा था और इसकी जरूरत थी। मैं तो बोलता हूँ कि ये और पहले आना चाहिए था, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज भी कोई हरकत नहीं, ये लॉ जो आया है उसको हम लोग अच्छे से फॉलो करेंगे ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना आए। इस लॉ के अनुसार कोई भी आईवीएफ सेंटर जो है वो, एआरटी सेंटर जो है वो 3 या 4 प्रकार के इसमें उसका विभाजन होता है। एआरटी क्लिनिक जिसमें हम लोग सिर्फ सिंपल ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें एक्चुअली आईयूआई भी कर सकते हैं। एआरटी क्लिनिक लेवल 2 जिसको हम लोग आईवीएफ क्लिनिक बोलते हैं, जिसमें आईवीएफ कर सकते हैं। एआरटी बैंक रहती है जिसमें एग्स और स्पर्म्स मिलते हैं, और सरोगेसी क्लिनिक जिसमें सरोगेसी होता है। ये 4 प्रकार के क्लिनिक्स रहते हैं। और ये संक्षिप्त में, शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। एआरटी क्लिनिक जो है, जो लेवल 1 की है, उसमें सिर्फ एक गायनेकोलॉजिस्ट रहता है। जैसे आप में से काफी लोग हो गए
जो ऐसे डॉक्टर के पास काम कर रहे होंगे जिनको ऐसा सोच रहे कि हम लोग आईवीएफ 1-2 साल में चालू करेंगे, तो वो लोग आईयूआई कर रहे हैं। तो आईयूआई यदि आप लोग कर रहे हो तो आपको एआरटी क्लिनिक लेवल 1 में आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और उसमें एक गायनेकोलॉजिस्ट रहता है, सिर्फ एक गायनेकोलॉजिस्ट की जरूरत रहती है, लेकिन नर्सिंग स्टाफ भी जरूरी है। आपका जो रोल है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, तो आपका रोल सब जगह रहेगा। लेवल 2 जो है, जो जिसको हम लोग आईवीएफ क्लिनिक बोलते हैं, उसमें नर्सेस तो जरूरी है ही, डॉक्टर तो जरूरी है ही, काउंसलर की भी जरूरत रहती है, और एंड्रोलॉजिस्ट की भी जरूरत रहती है, और एम्ब्रियोलॉजिस्ट की भी जरूरत रहती है। एम्ब्रियोलॉजी का काम एम्ब्रियोलॉजिस्ट करता है, काउंसलर का काम है लोगों से अच्छे से बात करना, और नर्सिंग स्टाफ का काम तो सभी जगह है। नर्सेस को काउंसलिंग में भी रोल रहता है, हिस्ट्री टेकिंग में रहता है, इंजेक्शंस में भी रहता है, आईवीएफ के अंदर भी आपका रोल है, और आईवीएफ के बाहर भी आपका रोल है। तो आपका रोल सब जगह है। एक एक इंसान एक एक काम करता है, लेकिन आप सभी काम कर सकते हो, और ये आपकी खासियत है। जैसे एआरटी बैंक रहती है, उसमें भी एक सिर्फ एक स्पर्म डोनेशन के लिए डॉक्टर लगता है, और उसमें स्पर्म फ्रीजिंग करने का काम किया जाता है। तो जो मैं आपको बता रहा था, नर्सेस जो है दे फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल द क्लिनिक्स। दे आर ऑलवेज देयर एंड दे हैव टू टेक पार्टिसिपेट इन ऑल द प्रोसीजर्स। एआरटी लेवल 1 क्लिनिक में सिर्फ एक चेम्बर रहता है और एक सोनोग्राफी की मशीन रहती है, और आईयूआई के लिए आपको थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। एआरटी लेवल 2 जो रहती है उसमें आईवीएफ की लैब रहती है, उसको उसमें हम लोग पिकअप के एक रूम रहते हैं, एक ट्रांसफर की रूम रहती है, फिर एक एम्ब्रियोलॉजी का एक लैब रहता है जिसको हम लोग आईवीएफ के सेंटर का आत्मा कहलाते हैं, जिसमें इंक्यूबेटर रहते हैं जिसमें एम्ब्रियोज बनते हैं। तो आईवीएफ की लैब, फिर ओवम पिकअप की रूम, फिर सीमेन कलेक्शन के लिए रूम रहती है, आईयूआई के लिए रूम रहती है, रिसेप्शन, वेटिंग एरिया, ये सब रहता ही है। तो ये आपको मालूम रहना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें आप रोज देखते हो, लेकिन उसका गाइडलाइंस है, और ये एक्ट में उन्होंने लिखा है कि क्या क्या रहना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ इंस्ट्रूमेंट जो आप रोज देखते होंगे, लेकिन आपको मालूम रहना चाहिए कि इसके बारे में भी जानकारी इस एक्ट में दी है। जैसे माइक्रोस्कोप रहना चाहिए, सेंट्रीफ्यूज मशीन रहना चाहिए, रेफ्रिजरेटर रहना चाहिए। और यदि आपका आईवीएफ क्लिनिक है और आईवीएफ हम लोग कर रहे हैं, तो आपको जरूरी है इंक्यूबेटर्स की, आपको जरूरी है पिकअप के लिए मशीन की, आपको जरूरी है सोनोग्राफी मशीन की, आपको जरूरी है लैमिनर फ्लो की जिसमें एक्चुअली पूरा काम होता है, आपको एक रेफ्रिजरेटर लगेगा, और ये सब चीजें आपके लैब में रहना जरूरी है। उसके सिवा आप काम नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें आपने ये सब देखा भी होगा, इसके फोटोज में आपको दिखा रहा हूँ। ये इसको बोलते हैं वर्क स्टेशन या लैमिनर फ्लो, जिसमें एक्चुअली हम लोग काम करते हैं। ये एक सी का माइक्रोस्कोप है, इसको माइक्रो मैनिपुलेटर बोलते हैं। ये मशीन जो है इसकी सहायता से हम लोग एग्स निकालते हैं। ये जो है ये क्रायोकैंस है जिसमें एम्ब्रियोज हम लोग रखते हैं। और ये इंक्यूबेटर है जो एक्चुअली आईवीएफ सेंटर का आत्मा कहलाता है, जिसके अंदर हम लोग एम्ब्रियोज रखते हैं। सरोगेसी क्लिनिक में सरोगेट का पूरा ट्रीटमेंट होता है, और उसमें सरोगेसी का एक्चुअल ट्रीटमेंट सरोगेसी क्लिनिक में करना पड़ता है। तो वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। एक्सेलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। एक ही चीज को बार बार यदि आप करो तो आप उस कार्य में माहिर हो जाओगे, आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। और इसके लिए जरूरी है आपको प्रैक्टिस करने की, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यदि आप मन लगा के, दिल लगा के एक काम अच्छे से करो, तो आपको उसमें आपका पूरा एक्सपर्टाइज हो जाएगा। तो एआरटी क्लिनिक की इस जानकारी के बाद हम लोग थोड़ा सा आईयूआई और आईवीएफ के बारे में बताएंगे। और आज का जो टॉपिक है वो बेसिक टॉपिक है। तो आईयूआई के बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि आईयूआई ये हर इनफर्टिलिटी क्लिनिक का अविभाज्य घटक है। आईयूआई के सिवा आईवीएफ होता ही नहीं है। मतलब आईयूआई, काफी पेशेंट में पहले आईयूआई करते हैं हम लोग, उसके बाद आईवीएफ में जाते हैं। और आईयूआई एक चीज ऐसी है जो हर पेशेंट भी जानता है कि आईयूआई क्या है, कैसे होता है। तो आपको भी मालूम रहना चाहिए कि आईयूआई क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं। तो आईयूआई का एक सबसे एडवांटेज ये है कि ये एक बेसिक ट्रीटमेंट है, जो आईवीएफ के पहले की स्टेप भी काफी लोग कहलाते हैं उसको। ये सिंपल ट्रीटमेंट है, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं लगता, और ये इजी भी है। आपने देखा होगा आपके क्लिनिक में आईयूआई आईयूआई होता है, देखा है आप लोगों ने, सबने आईयूआई करते हुए देखा है आपने। तो आईयूआई कैसे करते हैं आपने देखा है। तो आईयूआई करना ये सिंपल है, उसको ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं लगती, ज्यादा खर्चा भी नहीं है, और उसके सक्सेस रेट भी काफी ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, बेसिकली स्पर्म्स जो है उसको प्रिपेयर करते हैं, और सीमेन को वॉश करके फिर यूट्रस के अंदर डालते हैं। लेकिन ये करने के पहले हम लोग सोनोग्राफी करके देखते हैं कि ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आईयूआई की जो कहानी है वो बहुत लंबी कहानी है। 1770 में, 1770 में जॉन हंटर ने एक आईयूआई करके देखा था। उसने क्या किया,
एक उसका पेशेंट था जिसको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही थी, तो उसने बोला कि तुम्हारा वीर्य मुझे एक बॉटल में दे दो, मैं देखता हूँ, और उसने एक बारीक नली की सहायता से उस वीर्य को थैली के अंदर डाल दिया। उस पेशेंट को कुछ हाइपोस्पेडिस का प्रॉब्लम था, मतलब उसका सीमेन में उसके स्पर्म्स बाहर नहीं निकल रहे थे अच्छे से, क्योंकि उसके पेनिस में कुछ प्रॉब्लम था। उसको हाइपोस्पेडिस बोलते हैं, कंजेनिटल प्रॉब्लम था। तो उसने ये किया और उसको प्रेगनेंसी मिली। तो उसके बाद आईयूआई जो है वो सब लोग करने करने लगे। और फिर आईयूआई जो है वो हम लोग एक्चुअली इसलिए करते हैं क्योंकि जो स्पर्म्स नॉर्मली स्विम करके यूट्रस के अंदर डाल जाते हैं, उनको हम लोग वॉश करके उसको अच्छे स्पर्म को सेपरेट करके उसको यूट्रस के अंदर डालते हैं। और ये आईयूआई कौन से केसेस में किया जाता है ये भी आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। जिन पेशेंट को सीमेन का प्रॉब्लम है और सीमेन का काउंट थोड़ा सा कम है, बहुत कम रहा तो आईयूआई काम नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा कम है, जैसे 10 मिलियन के ऊपर और 15 मिलियन के नीचे है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। यदि इरेक्शन का और एजैकुलेशन का प्रॉब्लम हस्बैंड में है तो आईयूआई कर सकते हैं। यदि कोई कारण ही नहीं पता चलता, जैसे मैंने बताया अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, कारण नहीं पता चल रहा, इसमें भी आईयूआई काम करता है। यदि किसी के को ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम है तो भी आईयूआई काम करता है। ये कोई भी कारण में तुम आईयूआई कर सकते हो। साथ ही साथ यदि पेशेंट को इंटरकोर्स में प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर कभी कभी पेशेंट के हस्बैंड जो है वो नेवी में या आर्मी में रहते हैं और वो आ नहीं पाते, या किसी को कैंसर की बीमारी है, तो ऐसे इसमें स्पर्म को फ्रीज करके हम लोग उसका आईयूआई भी कर सकते हैं। और यदि स्पर्म का अकाउंट नील है तो डोनर का स्पर्म लेके भी हम लोग आईयूआई कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आईयूआई जो है वो कोई भी इंडिकेशन में काम आ सकता है, लेकिन एकमात्र इंडिकेशन है जिसमें आईयूआई काम नहीं आता। कोई बता सकता है मुझे माइक चालू करके म्यूट अनम्यूट करके कि कौन सा इंडिकेशन है जिसमें आईयूआई काम नहीं करेगा? आईयूआई जो है हाँ बोलो। Azoospermia. Ovulatory factor. Azoospermia. Azoospermia. बराबर है, एजोस्पर्मिया में आईयूआई काम नहीं करेगा। और एक फैक्टर मुझे बताओ जिसमें आईयूआई काम नहीं करेगा। आईयूआई में हमको ट्यूब ब्लॉक रहेगी तो हाँ To blockhead. वेरी When sperm Block. count is very less, we can't go for IUI. वेरी गुड। स्पर्म काउंट बहुत कम रहा तो वी कैंट गो फॉर आईयूआई। ट्यूब ब्लॉक रहे तो वी कैंट गो फॉर आईयूआई। दोनों ट्यूब ब्लॉक है, आईयूआई काम नहीं करेगा, क्योंकि आईयूआई में हम लोग नेचुरल प्रोसेस जैसा ही है, सिर्फ सीमेंट को वॉश करके अंदर डालते हैं। और अजोस्पर्मिया रहा तो आईयूआई हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए डोनर स्पर्म का आईयूआई हम लोग कर सकते हैं, जिसको डोनर आईयूआई बोलते हैं। सो दैट इज अबाउट आईयूआई। तो आईयूआई में आपको सबको मालूम होगा कि हम लोग यूजुअली जो ट्रीटमेंट करते हैं वो टैबलेट्स और इंजेक्शन को कंबाइन करके करते हैं, है ना। टैबलेट्स और इंजेक्शन को मिक्स करके करते हैं, तो उसको दोनों को मिला के हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। पहले टैबलेट देते हैं, उसके बाद 3 दिन के इंजेक्शन लगाते हैं, तो सीसी या लेट्रोजोल, आजकल लेट्रोजोल ज्यादा देते हैं। उसके बाद इंजेक्शन लगाते हैं और फिर हम लोग सोनोग्राफी करते हैं, देखते हैं ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जब ओवुलेशन होता है उसको ओवुलेशन करने का इंजेक्शन लगाते हैं। उस इंजेक्शन का नाम आपको मालूम है क्या है जिससे ओवुलेशन होता है? HCG मालूम है? HCG. HCG 5000. HCG. लगाते हैं 5000 का लगाते हैं। उसके बाद हम लोग आईयूआई करते हैं। तो आईयूआई कैसे होता है ये अब मैं आपको Intrauterine बताता हूँ। insemination is a इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन, आईयूआई मतलब इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन। नॉर्मली देखो ये स्पर्म जा रहा है अंदर, दिखा आपको? दिख रहा है सबको? हम्म। इधर से अंडा निकल रहे हैं, ये हो गया ओवुलेशन। अब ये देखो फॉलिकल्स दिख रहे हैं। तो आईयूआई में हम लोग क्या करते हैं, पहले गोलियां या इंजेक्शन देते हैं, फिर सोनोग्राफी करके देखते हैं कि ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर ओवुलेशन होने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, जिसको HCG का इंजेक्शन बोलते हैं। और उसके बाद फिर एक नली की सहायता से स्पर्म्स को अंदर डालते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन। तो एक सिंपल प्रक्रिया है, सिंपल प्रोसीजर है। अब हम लोग आईवीएफ के तरफ जाएंगे। आईवीएफ में आपको एक बात बहुत जरूरी है कि आईवीएफ की जरूरत किसे है ये जानना जरूरी है। यदि कोई पेशेंट है जिसका सब कुछ नॉर्मल है, जिसके शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है, और वो सिर्फ 25 साल की है, और उसको आप बोलोगे नहीं आपको आईवीएफ करना है, तो वो बोलेंगे ये नर्स तो हमारे को कुछ भी गलत बता रही है, हम तो सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए आए थे, डायरेक्ट आईवीएफ बता दिया। ऐसे हम लोग नहीं कर सकते। आईवीएफ के लिए कुछ इंडिकेशंस रहते हैं जो जानना बहुत जरूरी है। तो आईवीएफ जो करते हैं वो यूजुअली हम लोग दूसरी स्टेप या तीसरी स्टेप है, सिंपल ट्रीटमेंट से नहीं हुआ तो आईयूआई, आईयूआई से नहीं हुआ तो आईवीएफ, इस तरीके से हम लोग जाते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट रहते हैं जिनको डायरेक्ट आईवीएफ करना पड़ सकता है। जैसे समझो, आप इमेजिन करो कि किसी पेशेंट का स्पर्म काउंट बहुत लो है, और जिसमें अब जैसे कि हमने डिस्कस किया आईयूआई नहीं कर सकते, लेकिन उसके स्पर्म कम होने के बावजूद भी हम लोग आईवीएफ कर सकते हैं। आईवीएफ में कम स्पर्म भी रहे तो वो काम आ सकता है। यदि ट्यूब में ब्लॉक है, जो ब्लॉक ओपन नहीं हो सकता, ऐसे इसमें हम लोग आईवीएफ कर सकते हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि 1978 में जो लुई ब्राउन का बर्थ हुआ था,
उस केस में ट्यूब ब्लॉक का ही प्रॉब्लम था, इसलिए आईवीएफ करना पड़ा था। तो सबसे पहला केस आईवीएफ का जो है वो ट्यूब ब्लॉक के लिए हुआ था। कुछ चीजों में तुम जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो इसमें जरूरी ये है कि आपको अच्छे से काउंसलिंग करना है, क्योंकि आईवीएफ यदि पेशेंट को बोलो कि चलो आपको आईवीएफ करना है तो वो नहीं मानेगा। जरूरी ये है जरूरी ये है कि आप उससे अच्छे से बात करो, और इसमें जरूरी रोल है काउंसलिंग का, इसलिए आपको काउंसलिंग के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। फिर आईवीएफ एक बार शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट को रिक्रूट करते हैं, मतलब हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको आईवीएफ की जरूरत है, उसको रिक्रूट करते हैं, मतलब उसका रजिस्टर बनाना है एक, और रजिस्टर में उसका नाम लिखना है, किस कारण आईवीएफ करना, की उम्र कितनी है, पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है, और उसका आईवीएफ कौन से तारीख को करना है। जिसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट, मतलब आईवीएफ के लिए सबसे पहले शुरुआत करना। फिर उसके बाद लिस्ट बनाएंगे हम लोग कि इस पेशेंट का आईवीएफ करना है। फिर उसके बाद उसको डाउन रेगुलेशन और स्टिमुलेशन, दो प्रकार के इंजेक्शन लगते हैं। डाउन रेगुलेशन के इंजेक्शन जो है वो कभी शुरू में लगते हैं, कभी बाद में लगते हैं, लेकिन स्टिमुलेशन के इंजेक्शन जो है वो पीरियड के दूसरे दिन से लगते हैं। 9, 10 या 11 दिन के इंजेक्शन लगते हैं। उसके बाद एक इंजेक्शन लगता है आखिरी का, जिसको ट्रिगर का इंजेक्शन बोलते हैं। उसके बाद 35 आवर्स के बाद हम लोग पिकअप करते हैं। तो ये आईवीएफ कैसे करते हैं फिर से मैं आपको एक सुंदर वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। ये देखिए, ये आपको ओवरी दिख रही है, ये ओवरी के अंदर इंजेक्शन लगा रहे हैं हम लोग। देखो, इंजेक्शन लगाने के बाद ओवरी के अंदर अंडे बन रहे हैं। सोनोग्राफी की सहायता से हम लोग ये एग्स को देखते हैं, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर ट्रैकिंग या फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। और सोनोग्राफी करके हम लोग जब देखते हैं कि अंडे बन रहे हैं, उसका साइज देखते हैं। हर ऑल्टरनेट डे हम लोग सोनोग्राफी करते हैं और देखते हैं साइज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। फिर इंजेक्शन डेली लगाते हैं। ये इंजेक्शन का टाइम भी यूजुअली एक फिक्स रहता है, उसी टाइम को लगाते हैं। और फिर एक दिन हम लोग, देखिए कितना सुंदर इसमें दिख रहा है, एक नीडल की सहायता से, सोनोग्राफी की सहायता से एक नीडल डालते हैं, और ये नीडल की सहायता से हम लोग ये एग्स को निकाल लेते हैं। ये एग्स को जब निकालते हैं उसको बोलते हैं ओवम पिकअप। देखिए, ये सोनोग्राफी की मशीन है और ये सोनोग्राफी की सहायता से हम लोग एग्स निकाल रहे हैं, इसको बोलते हैं ओवम पिकअप। ये एग्स यहाँ पे आ गए, ये टेस्ट ट्यूब में हमने जमा कर लिए। टेस्ट ट्यूब में एग्स जमा करने के बाद इस एग्स को लेके जाते हैं, जो फॉलिकुलर फ्लूइड रहता है, फ्लूइड के अंदर एग्स रहते हैं, ये फ्लूइड को हम लेके जाते हैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट के पास। इसके बाद जब एग लेके जाते हैं तो देखिए ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट बैठा है, जो एक्चुअली उसमें से एग्स को सेपरेट करता है। और ये देखो, ये कितना सुंदर एग दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं oocyte। क्या बोलते हैं? oocyte मतलब एग। और ये इसका अपीयरेंस देखो कितना सुंदर है, सूर्य के जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं सन बर्स्ट अपीयरेंस। ये सूर्य के जैसा दिख रहा है, ये एक सुंदर क्वालिटी का एग है। ये एग हमको जब मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है। तो आप अभी देखना, लैब में देखना, मुझे दिखाइए, एमरेस को बोलना मुझे दिखाइए ये सुंदर एग्स कैसे दिखते हैं, तो वो आपको दिखाएंगे कि सुंदर एग्स कैसे दिखते हैं। फिर ये एग्स को हम लोग इंक्यूबेटर में रखते हैं, और फिर स्पर्म्स को लेते हैं। स्पर्म्स को लेने के बाद इन एग्स का और स्पर्म का मिलन करते हैं। और ये मिलन जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक आईवीएफ, जिसमें वो स्पर्म को एग से पास छोड़ देते हैं, और एक इक्सी रहता है जिसमें स्पर्म को एग के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो ये जो है इसको बोलते हैं, ये जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये आईवीएफ है, जिसमें स्पर्म को एग्स के पास छोड़ दिया, उसमें से अच्छा वाला स्पर्म उसके अंदर जाएगा और उसका गर्भ बनना तैयार होगा। गर्भ जब बनना चालू होगा, ये प्रक्रिया रहती है कम से कम 2 या 3 दिन से लेकर के 5 दिन तक की। आजकल सब लोग 5वें दिन का गर्भ डालना प्रेफर करते हैं, जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था। देखिए, ये 2 सेल का गर्भ बना, ये 2 सेल का गर्भ 4 सेल का हो गया, 4 सेल का 8 सेल का हो गया। ये डे 3 का एम्ब्रियो है, इसको डे 3 का एम्ब्रियो बोलते हैं। ये है 8 सेल एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो फिर और बढ़ेगा तो उसका ब्लास्टोसिस्ट होगा। अब देखिए, अब होती है शुरू प्रक्रिया ट्रांसफर की। ट्रांसफर की प्रक्रिया जो रहती है वो ओटी में करते हैं हम लोग, जिसको ट्रांसफर रूम भी बोलते हैं। देखो, इस तरीके से जैसे आईयूआई करते हैं उसी तरीके से एक बारीक कैथेटर के सहायता से एम्ब्रियोस को हम लोग यूट्रस के अंदर सोनोग्राफी में देख के पुश कर देते हैं। इसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। मेरे पास और मेरे ख्याल से 10 मिनट है, ठीक है ना? 10 मिनट में मैं खत्म करूंगा, उसके बाद फिर हम लोग बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर का सेशन भी करेंगे। तो इसकी तरह से आईवीएफ होता है। आईवीएफ कैसा होता है ये मैंने आपको दिखाया। अब मैं इक्सी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। जैसे मैंने बताया, कोई भी आपको, उनका साइटोप्लाज्म आप यदि इंजेक्शन किसी ने आपको बोला कि किसी को आपने बोला कि मैं आईवीएफ में काम करती हूँ, तो लोग कोई तो भी ऐसा एक निकलेगा जो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अरे सिस्टर मुझे बताइए कि ये आईवीएफ और इक्सी में क्या फर्क है। तो आपको मालूम रहना चाहिए कि आईवीएफ इक्सी में क्या फर्क है, तभी आप उनको बता बता पाओगे। इक्सी मतलब क्या है?
इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का मतलब क्या है? स्पर्म को अंडे के अंदर इंजेक्ट करना, एक एक स्पर्म को एक एक अंडे के अंदर इंजेक्ट करना है। देखिए इक्सी कैसे हो रहा है, ये देखिए, इसको बोलते हैं इक्सी। इसमें क्या करते हैं, ये देखो, ये अंडा है, एग है, और ये स्पर्म है, ये स्पर्म को डाला एग के अंदर, इसको बोलते हैं इक्सी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जब स्पर्म का अकाउंट कम रहता है, स्पर्म का अकाउंट जब कम रहता है तो इक्सी की तरह, इक्सी के द्वारा हम लोग आईवीएफ करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्पर्म काउंट नील रहता है, और जब नील काउंट रहता है तो हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं उसको बोलते हैं पेसा इक्सी या टेसे इक्सी। मतलब पेसा इक्सी में क्या करते हैं, देखिए आप ये वीडियो देखिए तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके से ये इक्सी करने के पहले एक निडल की सहायता से स्पर्म्स टेस्टिस में से निकालते हैं, इसको बोलते हैं पेसा इक्सी। तो इस तरीके से ये होगी आईवीएफ की सब प्रक्रिया। और फिर हम लोग इंजेक्शन और गोलियां देते हैं ताकि गर्भाशय के थैली का जो अंदर का लाइनिंग है वो अच्छा बने और प्रेगनेंसी अटैच होने में मदद हो। जो बेड हमने बात की थी ना बेड की, वो बेड अच्छा होने के लिए इस तरीके से इंजेक्शंस लगाते हैं। अभी देखिए आप, ये जो इंजेक्शंस है, ये इंजेक्शंस का जो इंजेक्शन पहले लगाते हैं वो भी, जो बाद में देते हैं वो भी, टैबलेट्स देते हैं वो भी, इन सबको कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि कोल्ड चेन आपने मेंटेन नहीं की तो क्या होगा, तो प्रॉब्लम आएगा रिस्पॉन्स में, आपकी साइकिल, आपके पेशेंट की ट्रीटमेंट फेल हो जाएगी। इसलिए उसको अच्छे से रखना, अच्छे से इंजेक्शन लगाना, इंजेक्शन का टाइमिंग अच्छा रखना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो फाइनल इंजेक्शन रहता है उसको हम लोग ट्रिगर का इंजेक्शन बोलते हैं। ये ट्रिगर का इंजेक्शन आप सबको मालूम है एचसीजी का रहता है, और एचसीजी का इंजेक्शन का टाइमिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंजेक्शन पे पूरा खेल है। यदि ये इंजेक्शन आपने अच्छे से लगाया तो आपका पेशेंट हो गया सक्सेसफुल। यदि इंजेक्शन में आपने गलती की तो वो ओवरी में से अंडे निकलेंगे ही नहीं, आपको एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम मिलेगा। और उसके लिए जरूरी है कि ये इंजेक्शन बराबर लगाना, सही वक्त पे और अच्छे से लगाना, क्योंकि 35 आवर्स के बाद हम लोग पिकअप करते हैं। अब पिकअप मैंने आपको दिखा दिया, अब ये देखो वीडियो दिखा रहा हूँ मैं आपको, जिसमें हम लोग ऐसे बैठते हैं और नीडल की सहायता से हम लोग पिकअप कर रहे हैं। और ये मैं सोनोग्राफी देख के पिकअप कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे नर्सिंग स्टाफ है, हमारी इंचार्ज सिस्टर है प्रीति सिस्टर, जो मेरे को सब गाइड कर रही है। और देखो मैंने अभी पिकअप शुरू किया। तो इस तरीके से हम लोग पिकअप करते हैं, और पिकअप के बाद इस साथ 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 पेशेंट का सीमेन का सैंपल लेते हैं और एम्ब्रियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से पहले एम्ब्रियोज बनाए, एम्ब्रियोज बनाने के बाद फिर हम लोग उसको ट्रांसफर करते हैं, उसको होते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्रक्रिया जो रहती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, क्योंकि वो लास्ट स्टेज है, लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाली स्टेज है। इसमें यदि आपने अच्छे से एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं किया तो आपका पूरा खेल खत्म, पूरा साइकिल कैंसल, सब गड़बड़, निगेटिव आ जाएगा। इसलिए सोनोग्राफी की सहायता से इस तरीके से धीरे से हम लोग एम्ब्रियो डालते हैं, और सोनोग्राफी में हम लोग देख रहे हैं कि एम्ब्रियो बराबर थैली के अंदर गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। तो इस तरीके से ये आईवीएफ की साइकिल कंप्लीट होती है। और फिर प्रोजेस्टेरॉन का सपोर्ट देते हैं, जो सपोर्ट लाइनिंग बनाने के लिए रहता है। मैंने शुरू में बताया ना आपको कि जैसे आपके पास घर में यदि मेहमान आता है तो हम लोग क्या करते हैं, मेहमान को सोने के लिए अच्छा बेड बनाते हैं। इसी तरह से यूट्रस का भी बेड अच्छा बनाना जरूरी है। और यूट्रस का बेड जिसमें गर्भ अटैच होने वाला है वो अच्छा बनने के लिए हम लोग हर पेशेंट को प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां भी देते हैं। कभी किसी कोई जेल देता है, कोई टैबलेट देता है, कोई इंजेक्शन देता है, ताकि लाइनिंग अच्छा बने और गर्भ अटैच होने में मदद हो। फिर 12 से 15 दिन के बाद हम लोग पेशेंट को बुलाते हैं, उनकी प्रेगनेंसी टेस्ट यानी बीटा-एचसीजी की टेस्ट करते हैं, और पॉजिटिव होगा तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं, और नेगेटिव आया तो उसका काउंसलिंग करते हैं। क्योंकि उसका काउंसलिंग भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 30 to 40% सक्सेस रेट है, जो आजकल काफी हद तक बढ़ गया है और 60% तक आया है। लेकिन फिर भी जो निगेटिव आता है उसके लिए तो बहुत बड़ा धक्का रहता है, बहुत बड़ा सदमा रहता है, और उसको अच्छे से काउंसलिंग करना जरूरी हो जाता है। और वो काउंसलिंग काफी बार आपको करना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट आपके पास ज्यादा आते हैं, आपसे ज्यादा बात करते हैं। डॉक्टर लोग बहुत बिजी रहते हैं, उनको टाइम नहीं रहता, लेकिन आप जो है वो सुख दुख में उनके साथीदार रहते हो। आप सुख में भी और दुख में भी उनके साथीदार रहते हो, इसलिए वो आपसे ज्यादा बात करते हैं। तो आपको जरूरी है उनको काउंसलिंग अच्छे से करना। फ्रीजिंग के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ये फ्रीजिंग जो है, ये फ्रीजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल, क्योंकि आजकल फ्रोजन साइकिल्स बहुत बढ़ रही है। तो स्पर्म को, एम्ब्रियो को फ्रीजिंग में करते हैं क्रायो कैन के अंदर। ये क्रायो कैन रहती है, इन क्रायो कैन में लिक्विड नाइट्रोजन रहता है,
और लिक्विड नाइट्रोजन -190 डिग्री 192 डिग्रीज पे इसको हम लोग फ्रीज करके रखते हैं, तो ये 100 साल तक भी ऐसे अंदर रह सकते हैं। तो इसको तुम कुछ 2-3 साल के बाद भी यूज कर सकते हो, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग टेक्निक। और ये फ्रीजिंग भी आईवीएफ का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा उसका आजकल उसका महत्व बहुत बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ नील स्पर्म काउंट वाले और जिनको एग्स नहीं बनते ऐसे भी पेशेंट्स आ रहे हैं जिनकी एज 45 ईयर्स है, 42 ईयर्स है, जिनके एग्स नहीं बन रहे या किसी के ओवरीज काम नहीं कर रही, तो डोनर के एग्स और डोनर के स्पर्म भी लेने पड़ सकते हैं। और डोनर स्पर्म का भी रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए डोनर बैंक की आवश्यकता होती है। For carrying fertilizing सबसे आखिरी में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जैसा मैंने आपको बताया कि is a psychological risk of TLC, टेंडर एंड लविंग केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई ये दो लाइना देखना चाहता है। ये दो लाइना दिख रहे हैं आपको, ये दो लाइना सबको हर कोई देखना चाहता है, क्योंकि सबको चाहिए रिजल्ट। और जब रिजल्ट नहीं आता तो एक तो आपके ऊपर या फिर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के ऊपर चिढ़ते हैं, कोई कोई डिप्रेशन में जाता है, किसी किसी को नैराश्य आता है, कोई रोने लगता है। और ऐसे इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पूरी मेहनत करते हैं, हमारी तरफ से हम इतनी कोशिश करते हैं, इसके बाद भी कभी कभी रिजल्ट नहीं आते। क्योंकि गीता का संदेश आपको मालूम होगा, गीता में एक संदेश है, कर्मण्येवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, फल की आशा मत करो। और जब हम लोग अच्छे से कर्म करेंगे तो हमको फल जरूर मिलेंगे। और ये अच्छे से कर्म करने में नर्सिंग स्टाफ का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। और आपको जरूरत है एम्पति की। अब मैं आपको एम्पति और सिंपैथी के बीच में फर्क कैसे क्या है ये बताना चाहूंगा आपको। आपको मालूम है सिंपैथी क्या है? सिंपैथी का मतलब क्या, बताइए, कोई बता सकता है मुझे सिंपैथी का मतलब क्या है? पेशेंट को मानसिक आधार देना। एग्जैक्टली तो किसी को अरे देखो समझ लो कोई रास्ते में, हाँ रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो वो एक्सीडेंट हुआ तो हम लोगों को बोलता है अरे रे बेचारा गिर गया, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो हमको उसके बारे में सिंपैथी रहती है, राइट, बराबर है। अब एम्पैथी मतलब क्या, बताइए मुझे। एम्पैथी मतलब उस जगह पे रख के देखना है। उसको उस जगह पे रख के एग्जैक्टली खुद को उसके जगह पे रख के देखना। और जब आप लोग खुद को उनके जगह पे महसूस करोगे, तब आपका कार्य सफल होगा। क्योंकि पेशेंट लोगों को फिर समझ में आता है कि कौन फेक है और कौन सही है, कौन सही में आपके लिए उनके मन में दर्द है और किसको नहीं है। और ये आने के लिए आपको अंदर से प्रयास करना जरूरी है। हर पेशेंट आपको आपकी बहन लगनी चाहिए, हर पेशेंट आपकी माँ लगनी चाहिए। जब वो फीलिंग आता है तभी जाके हमारा आईवीएफ सक्सेसफुल होता है। तो इस तरीके से हम लोग कोशिश करते रहेंगे, और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलके टीम वर्क्स हम लोग सब मिलके जरूर इसमें कामयाब होंगे। तो आज का जो टॉक था वो टॉक बेसिकली एकदम बेसिक जानकारी देने के लिए था। और मैं यहीं पे मेरी बात खत्म करता हूँ। और मुझे आशा है कि आप सबको आईवीएफ के बारे में बेसिक जानकारी जरूर अच्छे से मिली होगी, और आपको काफी कुछ चीजें जो पहले से आपको मालूम थी उसका रिवीजन हो गया होगा। और अब आगे जाके हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन पे आएंगे। और पहले मैं पद्मा रेखा मैडम से दर्ज करूंगा कि आप 2 शब्द बोले, और फिर आप लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू कर सकते हैं। मैडम अनम्यूट करा लगे। या थँक्यू चैतन्य फॉर सगळं अतिशय प्रॉपर रीतीने फ्रॉम हिस्ट्री टू करंट डे प्रॅक्टिस हे सगळं लेक्चरमध्ये व्यवस्थित कव्हर केलेली आहे। आणि एक रिकॅप झालं सगळ्यांना, म्हणजे भरपूर वेळा नर्सेसना माहिती असते डॉक्टर्स काय करत असतात त्याच्याबद्दल भरपूर, बिकॉज ते आमच्या बरोबरच असतात, पण लॅबमध्ये एस्पेशली काय घडत असते त्याचा अंदाज असते पण क्लिअरली माहिती नसते। सो हे सुद्धा तुम्ही व्यवस्थित कव्हर केलं, आणि त्यांच्या सायंटिफिक नॉलेज ह्याच्यानी डेफिनेटली स्ट्रेंथन केला तुम्ही। आणि त्याच्याबरोबर पेशंटसाठी त्यांनी कसे ॲज अ फ्रेंड, ॲज अ वेल विशर, फक्त नर्स म्हणून नाही आहे, पण ते पेशंटच्या लाईफमध्ये त्या पर्टिक्युलर पिरियडमध्ये
कसे दे कॅन प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल आणि त्यांचे रोल किती महत्वाचे असते. यू हॅव एक्सप्लेन दिस. आणि एक गोष्टी आम्ही लक्षात ठेवायला पाहिजे, आपल्याकडे येणारे सगळे पेशंट्स यंग असतात, म्हणजे फर्टिलिटीसाठी जे येत असतात ते कधी कधी पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टडीज करत असतात, कधी कधी जॉब्समध्ये इश्यूज असतात, फायनान्शियल इश्यूज असतात, फॅमिली रिलेटेड इश्यूज असतात. हे सगळं घेऊन आपल्याकडे एक होप घेऊन येतात आणि हे आम्ही लक्षात ठेवायला पाहिजे. सारखं ते आम्ही नाही विचारलं तरी त्यांच्याशी, पण हे लक्षात आम्ही ठेवून त्यांच्या केअर दिले तर ॲज डॉक्टर चैतन्य शेंबेकर सेड, दे विल हॅव द बेस्ट ऑफ द सक्सेस थ्रू युअर हँड्स. थँक्यू चैतन्य. वेलकम मॅडम. डॉक्टर नीलम आणि डॉक्टर श्रुतिका पण आपल्यासोबत आहे. नीलम, डॉक्टर श्रुतिका. Yes, या सर. we witnessed the whole journey as if we are doing it every day, and your similes were quite very nice similes. Sir. I mean, thank you so much. श्रुतिका. थँक्यू चैतन्य सर अँड पद्मरेखा मॅडम फॉर दिस प्रोग्राम. मला सगळ्या नर्सेस स्टाफला हेच बोलायचं होतं की तुमचं योगदान, जसं चैतन्य सर बोलले, खूपच आपल्यासाठी महत्वपूर्वक आहे. आजचं हे प्रोग्रामचं आपलं निर्देश पण हेच आहे की आपल्याला समजायला पाहिजे की आपण काय करतोय. म्हणजे खूप वेळा असं होतं की कामातल्या कामात आपल्याला जे फिजिओलॉजी वगैरे जे सर आज बोलले की हायपोथॅलॅमस काय आहे, ओव्हरी काय आहे, युट्रस काय आहे, कधी कधी ते स्टँडर्ड नर्सिंग मध्ये हे सगळे विषय जे आहेत ते कव्हर्ड नसतात. आणि त्यामुळे खूप वेळा तुम्हाला प्रश्न पण पडत असतील की आपण जे करतोय त्याच्या मागचं रिझन काय आहे, सायंटिफिक लॉजिक काय आहे, आणि रोजच्या कामामध्ये ते आपल्याला प्रश्न विचारता येत नाही. तर हा एक प्लॅटफॉर्म आहे तुम्हाला तुमचे डाऊट्स क्लिअर करण्यासाठी, जे आपलं नॉलेज आहे, सायन्स आहे, ते पूर्ण समजून घेण्यासाठी. तर मनात काही संकोच ठेवू नका. तुम्हाला काही पण क्वेश्चन, किती पण ते सिली वाटत असेल, तरी पण आपलं हे क्वेश्चन आन्सर सेशन आणि इंटरॅक्टिव्ह सेशन याच्याकरताच आहे की तुम्ही मोकळेपणाने ते विचारायला पाहिजे. आणि आपला हे 7 आठवड्यांचा जो प्रवास आहे त्याच्या एंड मध्ये तुम्हाला ते सगळे विषय पूर्णपैकी समजायला पाहिजे, सो दॅट तुम्ही अजून चांगली सर्व्हिस आपल्या पेशंट्सला देऊ शकतात. सो थँक्यू सो मच एव्हरीबडी फॉर अटेंडिंग. आणि आता चैतन्य सर येतीलच. अगदी बरोबर आहे. जसं श्रुतिकाने म्हटलं की अगदी सिली क्वेश्चन्स विचारू शकता तुम्ही, तिथे तुम्हाला कोणी हसणार नाही आहे. आणि कधी कधी सिली क्वेश्चन्स आपल्याला वाटतात पण ते खूप महत्वाचे असतात. त्याच्यामुळे तुमच्या मनात जे काही शंका कुशंका असतील, तुम्हाला काही विचारायचं असेल, तुम्ही अगदी बिंदासपणे विचारा. अस्मी, आपल्याला आता सर चॅटबॉक्स. एक एक क्वेश्चन, हाँ मुझे लगता है चैट बॉक्स में आप लोग एक एक क्वेश्चन डालते जाइए और मैं क्वेश्चन बता सर उसका रिप्लाई देते जाएंगे. दिख रहे तो तुझे सर कुछ? ड्यूरिंग द, हाँ एक क्वेश्चन ड्यूरिंग द सेशन पूछा था, एक नॉर्मल मेल साठी किती स्पर्म काउंट पाहिजे. हो, बरोबर आहे. आता हे प्रश्न महत्वाचे याच्याकरता आहेत, कारण काय की तुमच्याकडे जेव्हा पेशंट येतात तेव्हा ते लोक तुमच्याशी पण डिस्कस करतात की बाबा माझ्या तर हस्बंडचा स्पर्म काउंट 20 मिलियन आहे, 20 मिलियन म्हणजे तर कमी झाला. आता ते त्यांना कमी वाटतो, पण तुम्हाला हे माहिती असायला पाहिजे की स्टँडर्ड काय आहे. तर तुम्ही जर WHO चा जो रिपोर्ट असतो तो WHO चा रिपोर्ट असतो, WHO स्टँडर्ड आपण नेहमी मानतो. त्या स्टँडर्ड प्रमाणे एक गोष्ट 15 मिलियन काउंट असायला पाहिजे. 15 मिलियनच्या खाली जर असेल त्याचा अर्थ तो काउंट लो काउंट. हाँ अस्मी, यस सर. जिनको भी जो क्वेश्चन पूछना है प्लीज चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. किंवा मग डायरेक्ट पण फक्त मला वाटतं हात वर करा. कारण अजून आपल्याकडे अर्धा तास आहे. आता 4 वाजले आहेत, अर्धा तास आहे आणि मला असं वाटतं अर्धा तासाचं युटिलायझेशन झालं पाहिजे, नाही तर माझ्या भाषणाला काही अर्थ नाही. माझ्या बोलण्याला अर्थ नाही जोपर्यंत तुमच्या मनात काही शंका नसतील तर. याचा अर्थ तुम्ही ऐकलंच नाही मी काय बोललो ते. तुम्ही जर ऐकलं तर तुमच्या मनात लाजू नका, कोणी घाबरू नका. चैतन्य, मला वाटतं ऍक्च्युली चैतन्य सांगितल्यासारखं तुम्ही डायरेक्ट क्वेश्चन विचारू शकता. टाईप करायची गरज नाहीये. सम पीपल माइट बी हेजिटेटिंग टू टाईप. सरळ हात वर करा आणि प्रश्न विचारा. आणि मराठीत विचारा, हिंदीत विचारा, तुम्हाला जसं जे काही मनात असेल ते. कारण त्याच्याशिवाय या आजच्या क्लासला काही अर्थ नाही.
सर What एक is क्वेश्चन आलाय, प्लीज एक्सप्लेन व्हॉट इज हायपोथॅलॅमस म्हणून कोणी लिहिलंय. हो. मला वाटतं हा खूप चांगला अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे. तर जसं मी थोडासा काहीतरी आवाज हे होतोय का? सर खूप डिस्टर्बन्स आहे, काय ऐकू येत नाही. सर हा, सगळ्यांना म्यूटवर ठेवा आणि ज्याला प्रश्न विचारायचा आहे तो हात वर करून अनम्यूट करेल. ठीक. तर जसं मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही लोकांनी कधी गाण्याचा कार्यक्रम पाहिला आहे का? जर तुम्ही गाण्याचा कार्यक्रम पाहिला असेल तर तुम्हाला माहिती असेल की ऑर्केस्ट्रा आणि या ऑर्केस्ट्राचा एक सूत्रधार असतो जो त्याचे हात असे करत असतो आणि त्या हाताच्या त्याचे जे निर्देश असतात किंवा ते डायरेक्शन असतात त्या डायरेक्शन प्रमाणे एवढा मोठा ऑर्केस्ट्रा गाणे वाजवत असतो. तो गाणे वाजवणारा महत्वाचा आहे, सर पण हिंदी या त्याला म्युझिक देणारा सूत्रधार महत्वाचा आहे. हायपोथॅलॅमस आहे. हायपोथॅलॅमस हा पूर्ण बॉडीचा ऍक्च्युली सूत्रधार आहे. पूर्ण ऑर्केस्ट्रा चालवण्याचं काम तो करतो आणि याला आणि हा हायपोथॅलॅमस दोन्ही मध्ये पुरुषांमध्ये आणि स्त्रियांमध्ये पुरुषांमध्ये त्याला हायपोथॅलॅमस पिट्युटरी टेस्टिक्युलर ऍक्सिस म्हणतात. स्त्रियांमध्ये त्याला हायपोथॅलॅमस. तसंच इव्हन डिलिव्हरी झाल्यानंतर सर प्लीज यूज हिंदी, हिंदी और इंग्लिश. हाँ हिंदी, बहुत लोगों का आ रहा है मैसेज. अच्छा ठीक है. तो जो हाइपोथैलेमस जो है वो एक्चुअली ऑर्केस्ट्रा चलाने वाला है, ऑर्केस्ट्रा को कंट्रोल करने वाला है. तो हाइपोथैलेमस ये ब्रेन का सबसे हायर सेंटर है और ये हायर सेंटर जो है वो हाइपोथैलेमस मेल और फीमेल दोनों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है. हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस फीमेल्स में रहता है, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सिस मेल्स में रहता है. इतना ही नहीं, यदि डिलीवरी के बाद आप देखो तो डिलीवरी के बाद जो लैक्टेशन होता है ना, जिससे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, उसमें भी हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी मेमोरी एक्सिस काम करता है. तो ये हाइपोथैलेमस हायर सेंटर है जिसमें से एक्चुअली सिग्नल्स जाते हैं और वो जो सिग्नल्स है वो सिग्नल्स फिर नीचे ग्लैंड में जाते हैं और फिर ओवरी में जाते हैं और फिर ओवुलेशन होता है. अभी ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये ओवरी भी अपनी तरफ से एक सिग्नल देती है, फीडबैक देती है कि अरे भाई मेरा ओवुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, और वो हाइपोथैलेमस को बताती है कि मेरा ओवुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है. तो वो फीडबैक लेके हाइपोथैलेमस उसके हिसाब से भी काम करता है. और एक बात, हाइपोथैलेमस जो है उसका एक्चुअली डायरेक्ट कंट्रोल इमोशंस से है. इसीलिए मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल बताया कि यदि आप एग्जाम की का पीरियड चल रहा है, परीक्षा का पीरियड चल रहा है, अभी जैसे मार्च महीना शुरू है, सबके एग्जाम चल रही है, 10वीं की एग्जाम, 12वीं की एग्जाम, तो आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा, आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं. अब ये क्यों होते हैं? क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो इमोशंस के साथ उसका डायरेक्ट कंट्रोल रहता है. तो इमोशंस, यदि आपको स्ट्रेस है, जैसे आप यदि कोई इंटरव्यू देने जाओ और आप डर जाओ तो आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा. इसी तरह से एंग्जाइटी से और टेंशन से भी हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस अच्छे से काम नहीं करता और उसके कारण ओवुलेशन ठीक से नहीं होता और इसीलिए पीरियड्स गड़बड़ा जाते हैं. तो हायपोथैलेमस जो है वो पूरे ऑर्केस्ट्रा का सूत्रधार आहे. तन्वी, एक क्वेश्चन तन्वीला विचारायचा आहे वाटते, एक क्वेश्चन नम्रताला विचारायचा आहे. तन्वी तू विचार पहिला क्वेश्चन. तन्वी यू कॅन आस्क क्वेश्चन. सर मला असं विचारायचं होतं की काउंट जर कमी असेल पेशंटचा 10 मिलियनच्या आधी बरोबर. आणि त्यांचा आयव्हीएफ करू शकत नसतील तर आपण अजून काय करू शकतो त्यांच्यासाठी, फायनान्शियल नसेल जास्त देण्यासारखं तर? हा प्रश्न अतिशय महत्वाचा आहे आणि ऍक्च्युली जेव्हा स्पर्म काउंट 10 मिलियनच्या खाली असतो तर असं म्हणतात की युजली आयव्हीएफ करायला पाहिजे असं म्हणतात. कारण काय आहे की 10 मिलियनच्या खाली आयव्हीआय ठीक व्यवस्थित काम करत नाही. मग अशा वेळेस तुमच्याकडे एक ऑप्शन हे पण आहे की पेशंटला तुम्ही त्याचं कारण शोधायचा प्रयत्न करा की कशामुळे त्याचा स्पर्म काउंट कमी आहे आणि त्याला तुम्ही 3 महिने ते 6 महिन्याचा वेळ द्या, ट्रीटमेंट करून त्याचं स्पर्म काउंट वाढवण्याचा प्रयत्न करा. आता पुस्तकामध्ये असं देखील लिहिलेलं आहे की जेव्हा अतिशय कमी असतो आणि पेशंट अफोर्डिंग नसतो, म्हणजे समजा पेशंटचा काउंट कमी आहे आणि तुम्ही 6 महिन्यांनी केलं कमी झाला, 1 वर्षाने केलं कमी झाला, पेशंटला तुम्ही करू शकत नाही कारण त्याच्याकडे पैसे नाही, तर मग तुम्ही आययूआय डोनर पण करू शकता. पण आययूआय डोनर जे आहे ते करायच्या आधी तुमचं महत्वाचं कार्य तुम्हाला करायला पाहिजे, त्यांचं काउन्सिलिंग करायला पाहिजे.
गावाकडे असताना आयव्हीएफ मध्ये इक्सीच्या ट्रीटमेंटने तुम्हाला स्वतःचं मूल होऊ शकते. मग त्यांनी जर म्हटलं की सिस्टर नाही आमच्याकडे एवढा पैसा नाही आहे, तर मग तुम्ही त्यांना काउन्सिलिंग करू शकता की डोनरचा आयव्हीएफ हा स्वस्तवाला ऑप्शन आहे, पण तो ऑप्शन शेवटला ऑप्शन राहील. कारण नंतर काही दिवसांनी त्यांनी असं नको म्हणाले की हे तर तुम्ही आम्हाला सांगितलंच नाही की आम्ही तुमचा स्पर्म करू शकतो म्हणून. कारण इक्सीला तर तुम्ही प्राधान्य द्यायला पाहिजे. पैसे नसतील तर मग ठीक है, तो पैसा यदि नहीं है तो फिर आईवीएफ डोनर भी कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इक्सी ही उसका सोल्यूशन है. Sir, with your permission, can I add something here? यस यस प्लीज. कभी कभी अगर सैंपल पेशेंट के पास फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी नहीं है और काफी पेशेंट अगर यंग है और अभी नहीं प्रिपेयर कर पा रहे, वाइफ का एज ठीक है, तो इस सिचुएशन में सम सैंपल फ्रीज करके भी रखने का एक पॉइंट हम उनको बोल सकते हैं, क्योंकि आगे चल के स्पर्म काउंट और कम हो जाएगा. तो जब एग्जैक्टली. उनकी कैपेसिटी आ जाएगी तब उनके पास वो स्पर्म काउंट नहीं रहेगा. काफी पेशेंट इजीली डोनर स्पर्म के लिए भी कभी कभी एग्री नहीं करते हैं, तो हम सीमेन सैंपल फ्रीज करके रख सकते हैं. 1 साल 2 साल में जब भी पेशेंट फाइनेंशियली रेडी होगा तब भी वो पेशेंट आईवीएफ के लिए आ सकते हैं. या फिर जैसे चेम्बकर सर ने बताया कि अगर उनको इमीडिएट प्रेगनेंसी चाहिए और ये नहीं कर पाएंगे तो डोनर स्पर्म इज गुड एक्सेप्टेबल. फर्दर का मॅडमला काय सांगायचं आहे? Can I just add? Chaitanya, Neelam, I also wanted to just add that जब हम सोचते हैं टोटली साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं और कभी कभी सोशल एस्पेक्ट्स भूल जाते हैं. सो वी हैव टू रिमेम्बर ऑल्सो दैट थोड़ा सा इंश्योरेंस स्कीम्स अब मिल रहे हैं जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए पार्टली और होलली सपोर्ट कर सकते हैं. धीरे धीरे गवर्नमेंट स्कीम्स भी आ रहे हैं जिसके जो अप टू 60,000 और 80,000 कवर कर सकते हैं. सो ये सभी भी हमें पता रहना चाहिए. और देर आर सम प्राइवेट स्कीम्स थ्रू विच पेशेंट्स के लिए पर्टिकुलर अमाउंट मिल सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए. और ये सभी के बारे में भी हमें कंडीशंस क्या क्या है ये थोड़ा सा पता रहना इम्पोर्टेंट है. सो उनमें जो फिट होते हैं वैसे पेशेंट्स को वो स्कीम्स के तरफ हम एडवाइस कर सकते हैं. सो मतलब हमारे तो हाँ या चैतन्य. हाँ, इतना ही नहीं कि अभी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आईवीएफ क्लिनिक्स का सैंक्शन आया है. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 8 या 10 हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आईवीएफ का सैंक्शन मिला है. तो जल्द ही आईवीएफ लैब्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी शुरू होने वाली. अक्षय तुला विचारायचं आहे? कोणाला विचारायचा प्रश्न? देयर इज वन मोर क्वेश्चन हियर चैतन्य. पीसीओएस में रिजल्ट्स आईयूआई का रिजल्ट कम रहते हैं क्या? और दूसरे एक है कभी कभी ओवम पिकअप करने के वक्त फॉलिकल्स अर्ली रप्चर हो जाता है, उसके लिए रीजन क्या? तो पहला तो क्वेश्चन हम लोग लेंगे पीसीओएस में आईयूआई का रिजल्ट कम रहता है क्या? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि पीसीओ इसको बोलते हैं डिफिकल्ट नट टू क्रैक, है ना. पीसीओ का ट्रीटमेंट करना इतना आसान नहीं है. और पीसीओ का ट्रीटमेंट जब करते हैं तो बहुत सारा क्लिनिकल एक्यूमेन भी यूज करना पड़ता है कि इंजेक्शन कितना लगाना, उसका डोज कैसा लेना. क्योंकि पीसीओएस में क्या होता है, जैसे बंदूक की गोली रहती है ना, एक बार छूटी तो छूटी, फिर तुम्हारे हाथ में नहीं रहती, वैसे पीसीओ का रहता है. कभी कभी क्या होता है, वो इंजेक्शन जो है, एक बार तुमने इंजेक्शन लगाया तो ऐसे एग्स बनते हैं कि वो बहुत बड़े बड़े एग्स हो जाते हैं और हाइपर स्टिमुलेशन हो जाता है. फिर तुमको रुकना पड़ता है, अरे भाई रुको. और कभी कभी एक बार हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं तो वो इंजेक्शन काम ही नहीं करते. तो कभी कभी काम ही नहीं करते और फिर जब काम करते हैं तो ऐसा काम करते हैं कि पूरा माहौल बिगाड़ देते हैं. इसलिए पीसीओ में वो बैलेंसिंग एक्ट है कि इंजेक्शन कैसे लगाना, क्या करना, वो आपके डॉक्टर तो करेंगे ही, लेकिन आपको भी ये पता रहना चाहिए कि पीसीओ थोड़ा सा ट्रीटमेंट के लिए डिफिकल्ट रहता है. लेकिन ऐसा नहीं है पीसीओ में प्रेगनेंसी नहीं रहता, ऐसा बिल्कुल नहीं है. और इनफैक्ट आपका काम है पीसीओ वालों को थोड़ा सा साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, क्योंकि पीसीओ वालों में लाइफस्टाइल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है. पीसीओ में यदि पीसीओ वालों पेशेंट आपको पता है कि इसका पीसीओ है, तो आपको आते जाते उसको बोलना है, अरे ताई थोडंसं वजन कमी कर, अरे ताई खाताना थोडंसं प्रोटीन जास्त खात जा, कार्बोहायड्रेट्स कमी खात जा, गोड कमी खा, तू फिरायला गेली की नाही आज. आणि त्यांना हे सांगायचं की ट्रीटमेंट सुरू आहे म्हणून व्यायाम बंद नका करू. क्योंकि क्या होता है कि यूजुअली ऐसा हमने देखा है कि पेशेंट लोग कोई भी सिंपल ट्रीटमेंट भी चालू करते हैं, आईयूआई भी चालू करते हैं, तो बोलते हैं अभी हमने एक्सरसाइज बंद कर दिया, क्योंकि अब ट्रीटमेंट चालू है तो ट्रीटमेंट में एक्सरसाइज कैसे करेंगे. उनको बताना है कि आईयूआई के दिन भी आप लोग घूमने जा सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. इनफैक्ट आपका नॉर्मल राइट चालू. तो लाइफस्टाइल का भी
आणि अजून काय प्रश्न होता? हा, इंजेक्शन रप्चर हो जाते क्या? PCOS आणि PCOD मध्ये फरक काय? पीसीओडी पीसीओएस एकच आहे. पॉलिसिस्टिक ओव्हरियन डिसीज किंवा पॉलिसिस्टिक ओव्हरियन सिंड्रोम एकच आहे. कारण काही लोक सत्यनारायण म्हणतात, काही लोक सत्यदेव म्हणतात. तसंच आहे ते, पीसीओएस पीसीओडी सारखंच आहे. पीसीओडी पीसीओएस आधी PCOD म्हणत होते, आता PCOS. उद्या आता काय होणार माहिती नाही, उद्या चेंज होऊ शकतंय. आणि नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज रप्चर हो सर हा, अक्षया कधी फॉलिकल्स अक्षया लवकर रप्चर होतात. हाँ, रप्चर क्यों हो जाते हैं? एक्चुअली रप्चर नहीं होने चाहिए. 35 आवर्स के बाद यदि तुम पिकअप करते हो तो रप्चर नहीं होने चाहिए. यदि आपके इंजेक्शन में कुछ गड़बड़ी होगी तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होना चाहिए. अक्षय, तुला प्रश्न विचारायचा आहे? अक्षय का मुझे एड्रेस दिख रहा हाँ है. हैंड रेज. हाँ और उसके बाद शिल्पा पवार. सर शिल्पा. मला सर हाँ, विचार. सर माझा क्वेश्चन आहे, कधी 2 दिवसा आधी फॉलिकलचा अर्ली रप्चर होता, तर त्याचं एक एलएच सोडून दुसरं काय असू शकतं का? आणि एलएचचा आयव्हीएफ मध्ये एलएच आणि इस्ट्रोजन काय रोल आहे, सांगू शकता? मला असं वाटतं की आपण एक काम करूया. आता तू जो प्रश्न विचारला तर त्याच्यामध्ये आपण बेसिकली याच्यावर पण जाणार आहे की हार्मोनच्या टेस्ट कोणत्या करायच्या पुढच्या व्हिजिटमध्ये. पुढच्या याच्यामध्ये मी हेच सांगणार आहे तुम्हाला की कोणत्या हार्मोनच्या टेस्ट करायच्या. तर तेव्हा आपण हा प्रश्न घेऊ, कारण तू जे विचारलं एलएचचा रोल आणि एफएसएचचा रोल, हे सगळे हार्मोन्सचे टेस्ट कोणत्या कोणत्या करायचे हे आपण पुढच्या क्लासमध्ये घेणार आहे. तर पुढच्या वेळेस मला आठवण करून ओके. सांगेल. हो आईयूआई नक्की. में सैंपल कितने दिन तक फ्रीज कर सकते हैं? काय दैट इज काय वन क्वेश्चन. आईयूआई के लिए सैंपल कितने दिन तक फ्रीज कर सकते हैं? जैसा कि आपको बताया था, फ्रीजिंग की खासियत ये है कि तुम फ्रीजिंग को 1000 साल तक भी फ्रीज करके रख सकते हो, 100 साल तक भी फ्रीज करके रख सकते हो. तो फ्रीजिंग के लिए ऐसा कुछ भी ये नहीं है कि कितने साल तक करना है. लेकिन अभी जो कायदा आया है, एक्ट, उस एक्ट के हिसाब से 10 साल तक फ्रीजिंग कर सकते हैं. विद्या विचार. इंजेक्शन मध्ये गडबडी म्हणजे काय केलं पाहिजे? कधी कधी इंजेक्शन लावताना कधी कधी इंजेक्शनचा कोल्ड चेन मेंटेन असतो. कधी कधी इंजेक्शन सबक्युटेनियस लावायचं असतं तर ते इंट्राडर्मल लागलं जातं आणि त्याच्यामुळे त्याचं ऍब्सॉर्प्शन होत नाही. आणि म्हणूनच जसं त्या अक्षयाने विचारलं होतं की एनएचचं लेवल तुम्ही पाहू शकता 12 तासानंतर, त्याच्यावरून तुम्हाला कळू शकतं की ते नीट इंजेक्शन लागतं की नाही. पण मला असं वाटतं की तुम्ही जर व्यवस्थित इंजेक्शन लावत असाल तर हा प्रॉब्लेम येणारच नहीं. सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज एक ऐसा भी एक आप लोगों ने करना चाहिए कि एचसीजी का इंजेक्शन जो है ये हमेशा सीनियर सिस्टर के अंडर सुपरविजन ही लगना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि एचसीजी का इंजेक्शन ट्रिगर का इंजेक्शन है और वो इंजेक्शन यदि उसमें गड़बड़ हो गई तो पूरी साइकिल हमारी गड़बड़ हो जाएगी, पूरा आईवीएफ का टेस्ट बिगड़ जाएगा. इसलिए एचसीजी का इंजेक्शन जो है उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और उसका टाइमिंग भी मेंटेन करना जरूरी है. और वो इंजेक्शन पहले सीनियर सिस्टर के साथ में लगाओ, उसके बाद एक बार आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब फिर आप उसको लगा सकते हैं. देर इज वन मोर क्वेश्चन. सर ट्रिगर इंजेक्शन बरोबर पण देऊन पण एक्स नाही मिळालं तर यूपीटी करता क्यू? खूप चांगला सुंदर अतिशय सुंदर प्रश्न आहे आणि खूप महत्वाचा प्रश्न आहे. आणि तुम्ही पाहिलं असेल की आयव्हीएफ मध्ये आपण यूपीटी करतो म्हणजे युरिन टेस्ट करतो. युरिन टेस्ट नाही करत, त्या फॉलिक्युलर फ्लुइडची टेस्ट करतो. तर कसं आहे की आपल्याला हे माहिती असायला पाहिजे की एचसीजीचे इंजेक्शन लावतो आपण, ओव्हिट्रिलचं इंजेक्शन असतं ते तुम्ही ऐकलं असेल नाव, किंवा एचसीजी 10,000 लावतात काही लोक, काय ओव्हिट्रिल लावतात. हे इंजेक्शन लावल्यानंतर जर एकही एग मिळालं नाही किंवा फॉलिकल मधनं ओसाइट नाही निघालं, त्याला म्हणतात एम्प्टी फॉलिक्युलर सिंड्रोम. आता एम्प्टी फॉलिक्युलर सिंड्रोम जो आहे हा खूप महत्वाचा विषय आहे. कारण कसं असतंय की जो डॉक्टर असतो तो निराश होऊन जातो. तो पाहतो की अंडेच निघत नाहीये, एक साइड झाली, 4 झाले, 5 फॉलिकल झाले, 6 झाले, उजवी बाजू झाली, डावी बाजू झाली, एकही अंड मिळालं नाही, सगळे निराश होऊन जातात आणि पेशंट सगळी चांगली असते तरी पण मिळत नाही.
त्याला म्हणतात एम्प्टी फॉलिक्युलर सिंड्रोम. आता एम्प्टी फॉलिक्युलर सिंड्रोम 2 कारणांमुळे होऊ शकतो. एक कारण त्या पेशंटमध्येच प्रॉब्लेम आहे, ज्याला म्हणतात ट्रू एम्प्टी फॉलिक्युलर सिंड्रोम. ट्रू एम्प्टी फॉलिक्युलर सिंड्रोम मध्ये काय होतं की तो एम्प्टी फॉलिक्युलर सिंड्रोम पेशंटच्या बॉडीमधल्या प्रॉब्लेममुळे असतो. त्याला आपण काय करू शकत नाही, त्याच्या रिसेप्टरचा प्रॉब्लेम असतो. त्याच्या रिसेप्टरमध्ये प्रॉब्लेम असल्यामुळे काय असतं की ते इंजेक्शन आपण लावतो बरोबर, पण ते इंजेक्शन कामच नाही करत, कारण त्याच्या रिसेप्टरवर त्याची ऍक्शनच होत नाही. तर तो प्रॉब्लेमला आपण काही करू शकत नाही. पण एक फॉल्स एम्प्टी फॉलिक्युलर सिंड्रोम असतो, ज्याच्यामध्ये तुमच्या चुकीमुळे, तुमच्या म्हणजे आपल्या कोणाच्या तरी चुकीमुळे तो इंजेक्शन बरोबर लावल्या जात नाही आणि म्हणून फॉलिकल्स एम्प्टी निघतात. त्याच्याकरता ही जी UPT ची टेस्ट असते ती टेस्ट करणं आवश्यक आहे. कारण त्या टेस्टमध्ये काय असतं की तुम्हाला 2 लाईनी जर मिळाल्या त्याचा अर्थ तुमचा प्रॉब्लेम नाही आहे, तुम्ही HCG बरोबर दिलेला आहे म्हणून 2 लाईनी मिळाल्या. आणि मग जर तरी पण जर पेशंटमध्ये ओसाइड्स मिळाले नाही तर ते ट्रू एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम आहे. त्याच्यामध्ये तुमची काही चुकी नाही, कोणाचा दोष नाही, ते त्या पेशंटचं नशीब फुटकं कि त्याच्यामुळे ते झालेलं. तो वो पेशेंट के नसीब का पार्ट रहता है, उसमें आपका कोई रोल नहीं. तो एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम में 2 प्रकार के फॉलिकल सिंड्रोम रहते हैं, एक पेशेंट के अंदर का प्रॉब्लम और दूसरा एक्सट्रेंसिक प्रॉब्लम या एक्सटर्नल प्रॉब्लम जिसमें इंजेक्शन बराबर नहीं लगाए, और वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है. Sir, there is one more question on trigger only कि how to decide trigger कधी द्यायचं, कसं ठरवायचं सर. बट there are too many requests to speak in Hindi sir. हाँ नहीं, आई एम सॉरी, आई स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश ओनली. सो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रिगर कैसे कैसे डिसाइड करना. तो जैसा कि मैंने आपको जब मेरा टॉक चल रहा था तब मैंने बताया कि 9, 10 या 11 दिन के इंजेक्शन लगते हैं. अब कोई 10 दिन का लगाता है, कोई 11 दिन का लगाता है, कभी कभी 12 दिन के भी लगाने पड़ते हैं. तो ये इंजेक्शन डेली वाले इंजेक्शन जो है उसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शन. अब गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शन जो डेली लगते हैं वो इंजेक्शन हम लोग पेशेंट के फॉलिकल के साइज के हिसाब से लगाते हैं. और जब यदि आपको गाइडलाइंस रहती है, ईश्वरी नाम की हमारी संस्था है उसकी गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस में उन्होंने बोला है कि 16 से लेकर के 22 मिलीमीटर के बीच में जब फॉलिकल आते हैं ना तब इंजेक्शन ट्रिगर का लगाइए. तो इंजेक्शन ट्रिगर का लगाने के लिए साइज कितना चाहिए, 16 मिलीमीटर से लेकर के 22 मिलीमीटर तक. वो हम लोग कैसा गिनते हैं, सोनोग्राफी की सहायता से गिनते हैं. तो 16 से 22 के बीच में जब मैक्सिमम फॉलिकल्स आ जाते हैं तो वो 11वां दिन भी हो सकता है, 9वां दिन भी हो सकता है, 12वां दिन भी हो सकता है. तो फिर उस दिन हम लोग डिसाइड करते हैं कि आज हमको इंजेक्शन ट्रिगर का लगाना है. और ये बात ध्यान में रखिए कि यूजुअली इंजेक्शन का टाइमिंग शाम का या रात का आता है. अभी ये रात का टाइमिंग जो है वो टाइमिंग एक्चुअली रात का नहीं रहना चाहिए था, लेकिन वो रात का रहता है. क्यों रहता है ये भी मैं आपको बताता हूँ. हम लोग पिकअप करते हैं यूजुअली, कोई भी डॉक्टर सुबह 9 बजे से, क्योंकि ऑपरेशन कोई भी करेगा तो कब करेगा, सुबह ही करेगा ना. कोई भी आपकी सिस्टर का ऑपरेशन है, आपका सीजर है, तो आप बोलेंगे डॉक्टर मेरा सीजर आप सवेरे सवेरे जल्दी कर दो क्योंकि आप भी फ्रेश रहोगे, सब अच्छे से हो जाएगा तो मैं भी रिलैक्स हो जाऊंगी. इसी तरीके से पिकअप सुबह ही होता है. अब पिकअप सुबह होता है और अपना रूल है कि 35 आवर्स पहले उसको इंजेक्शन लगाना है ट्रिगर का. तो आप रात सुबह यदि 11 बजे का आपका पिकअप रखा है तो आपको रात को 12 बजे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा. 1 बजे का पिकअप है तो 2 बजे रात को इंजेक्शन लगाना पड़ेगा. अब प्रॉब्लम यहाँ पे वही आता है क्योंकि रात को हम आधी नींद में रहते हैं और आधी नींद में इंजेक्शन में गड़बड़ हो गई तो प्रॉब्लम आ जाएगा. इसलिए इंजेक्शन का पिकअप का जो टाइम रहता है उस वक्त आपको अच्छे अटेंटिव रहना है. और हो सके तो आप आपके डॉक्टर के साथ ये बात भी कर सकते हो कि उस दिन आप डे ऑफ ले लीजिए. डे ऑफ लेने से क्या होगा कि आप फ्रेश माइंड से आप इंजेक्शन लगाने के लिए आओगे. और यदि समझ लो तुम्हारे को 8 इंजेक्शन लगाने हैं रात भर में, और या 6 लगाने हैं या 4 लगाने हैं और वो रात में लगाने हैं, तो आप अटेंटिव रहोगे क्योंकि इंजेक्शन का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट चैतन्य, मुझे एक बात बताना था. प्रीफिल्ड सिरिंजेस जो रहता है HCG के लिए वो बहुत ही यूजफुल है. मतलब मिक्स करना, वो रात में उसमें कुछ गलतियां हुआ, बहुत सारा होता था पहले जब पाउडर और वाटर मिक्स करना था. बहुत सारे यूनिट से हमें सुनने मिलता था सिर्फ वाटर इंजेक्ट किया था और ये पाउडर मिक्स नहीं किए थे ऐसे. और दूसरे ये बात है, इट्स ऑलवेज ए गुड प्रैक्टिस 2 लोग जो भी इंजेक्शन हम देते 2 लोग वो चेक करना. कभी कभी दूसरे पर्सन नहीं है तो पेशेंट भी सेकंड पर्सन हो सकते हैं वो चेक करने के लिए. ऐसे 2 लोग चेक करना प्रिवेंट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स.
थोड़ा सा ठीक। क्वेश्चन है चैतन्य, FSH, HMG और हाइपर स्टिमुलेशन के बारे में। मुझे लगता है वो सभी हम आगे का लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। वो क्वेश्चंस नोट डाउन किए हैं और नेक्स्ट टाइम वो कवर करेंगे। मैंने डॉक्यूमेंटेशन के लेक्चर्स में ये पॉइंट्स जो है, टेम्पलेट बनाना, फॉलोअप कैसे रखना, इंजेक्शन कंफर्म करना और इंजेक्शन पैकिंग कैसे करना, उसका एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो मैं मेरे लेक्चर्स में कवर कर सकती हूँ। सर एक क्वेश्चन है इनका जो छूट गया शायद, अल्कोहल से स्पर्म काउंट पे इफेक्ट पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है, सवाल ही नहीं आता। मतलब उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। आपको अल्कोहल और स्मोकिंग, और इसमें स्मोकिंग तो बहुत ही डेंजरस है। टोबैको इन एनी फॉर्म इज डेंजरस। टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, कोई भी एडिक्शन, ये तुम्हारे बॉडी के लिए और तुम्हारे स्पर्म काउंट के लिए हानिकारक है। और ये बात बिल्कुल समझ लीजिए, सोसाइटी में जब आप एज अ IVF नर्स, आपका रोल जो है सोसाइटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको लोगों में ये जागरूकता पैदा करनी है कि आप टोबैको खा रहे हो, आप अल्कोहल ले रहे हो, लेकिन आपको यदि बाप बनना है तो आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सर 2 more questions on trigger only have come. एक इंजेक्शन मिस झालं तर काय करायचं? अँड वन मोर सिस्टर हॅज आस्क्ड की इंजेक्शन HCG दिलंच नाही तर काय करायचं? ये आता है, इसका तो ऐसा है कि इसमें तो फिर भगवान ही बचाए ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि इंजेक्शन इंजेक्शन ही नहीं लगा है तो फिर क्या करें? फिर तो पूरा सर सब लेट जब झालं next तर बार काय करायचं? करेंगे, तब है। एक्स जब नहीं मिलता है तब वो UPT करके फॉलिकुलर फ्लूइड चेक करना इसीलिए करते हैं। मतलब उसमें पता चल सकता है बाय मिस्टेक HCG नहीं दिया है क्या, या कम डोज दिए है क्या, ये पता लगा सकते हैं। और उस समय एक कलेक्शन उसी वो स्टॉप करना, तब एक्चुअल प्रॉपर डोज HCG का इंजेक्शन देना और वापस 34-35 आवर्स के बाद दूसरे ओवरी का रिट्रीवल करना, ये एक ऑप्शन रहता है। ये पद्मारेखा मैडम ने जो बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब आपको आपको व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आपको निराश नहीं होना है। हर कठिन कठिन सिचुएशन में आपको कुछ ना कुछ रास्ता जरूर मिलता है। और एकदम पेशेंट को टेबल पे लिया है, पिकअप शुरू हुआ है, हमने ओवरीज में से काम ऊसेट निकालने का काम शुरू किया। दोनों तरफ हमको 10-12 फॉलिकल्स दिख रहे हैं। एक तरफ पे वो, अब हम लोग इधर से एग्स निकालते, उधर एम्ब्रियो जोर से चिल्लाता है, नो नो नो। फिर अपने को डरने लगने लगता है कि अरे 8 अंडे निकल गए, इसमें से एक भी अंडा नहीं आया। तो हम लोग वहीं पे रुक सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 फॉलिकल में से एक नहीं निकला तो कोई इंसान समझ सकता है। लेकिन यदि 10 फॉलिकल के बाद एक भी अंडा नहीं निकला तो फिर हम चौंका जाते हैं। फिर हमको इस वक्त भी सॉल्यूशन है, और जो सॉल्यूशन पद्मारेखा मैडम ने बताया उसमें अभी फिर से इंजेक्शन, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी वक्त है। आप फिर से इंजेक्शन लगाइए और फिर 35 आवर्स के बाद हो। और हम लोग अभी ऐसा करते हैं काफी बार, क्योंकि ऐसा कभी ना कभी 4-6 महीने में एक आध बार होता है। तो ये सॉल्यूशन आपके पास है जो हमें याद रखना है। 2 क्वेश्चन है चैतन्य, एक शिल्पा पवार, उनको वो हैंड रेज किए और बाद में दीपाली। इथून हँड रेस करू का मग? शिल्पा, हा सर स्पर्म काउंट कमी असेल, स्पर्म स्पर्म काउंट काउंट कमी असेल तर इंजेक्शन देऊन किती काउंट मध्ये फरक पडतो? काय करून? स्पर्म काउंट कमी असेल तर इंजेक्शन दिल्यामुळे किती काउंट मध्ये फरक पडू शकतो? हे पहा, आता कसं आहे माहिती, इंजेक्शन हा एक महत्वाचा विषय आहे। कारण कसं आहे, स्पर्म काउंट कमी असताना पूर्वीच्या काळी टेस्टोस्टेरॉनचे इंजेक्शन लावायचे, पण आता नवीन जे गाईडलाईन्स आले त्याच्याप्रमाणे टेस्टोस्टेरॉनचे इंजेक्शन काम करत नाही। इनफॅक्ट टेस्टोस्टेरॉनचे इंजेक्शन स्पर्म काउंट आणखीन कमी होऊ शकतो। मग राहिला काय प्रश्न औषधांचा, तर औषध युजुअली जे स्पर्म काउंट वाढवण्याचे औषध असतात ते युजुअली गोळ्यांच्या माध्यमामध्ये असतात। तो टैबलेट्स ही रहती है। स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए यूजुअली टैबलेट्स रहती है, और वो टैबलेट्स को एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स देके आप काउंट बढ़ा सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं। दीपाली, थैंक यू। दीपाली अनम्यूट करो और बात करो।
पीसीओएस पेशंट असेल आणि त्यांना सीझर दिलं आणि ओव्हर पिकअपच्या वेळेला पेशंटच नाही आला तर त्यांना काही त्रास होतो का? म्यूट ऑन करो, म्यूट ऑन. इंजेक्शन दिलं आणि पिकअपच्या टाइमला करेक्ट टाइमला नाही आले तर असं विचारते काय? हाँ तो हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम का डर रहता है ना, वही तो सबसे बड़ा डर है पीसीओ के पेशेंट्स में। तो हमको यही देखना है कि पेशेंट ने तो पिकअप को तो आना ही चाहिए, क्योंकि पिकअप करने से क्या होगा कि हम लोग उसमें से एग्स निकाल लेंगे। उसके बाद भी हाइपर स्टिमुलेशन का डर तो हमेशा रहता ही है। कोई भी पीसीओ के पेशेंट में हाइपर स्टिमुलेशन का डर रहता है, इसलिए उसको केयरफुली मॉनिटर करना पड़ता है। लेकिन वो यदि पिकअप को आती नहीं है तो फिर तो उसको आपको फोन करना है, उसके घर जाके उसको लेके आना है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बट मतलब बेसिकली क्या है ऐसे किसी को भी नहीं होना चाहिए, बट फॉर सम गॉड फॉरबिड किसी कोई सीरियस रीजन के वजह से नहीं आए तो उनका रिस्पॉन्स नॉर्मल रेंज में हुआ होगा तो शी विल ओव्यूलेट एंड लूज द एग्स, साइकिल कैंसिल हो जाता है। पर पेन के लिए थोड़ा सा पेन किलर्स देके इट विल कम अंडर कंट्रोल। बट जैसे चैतन्य वाज सेइंग हाइपर रेस्पॉन्डर है तो वी हैव टू मॉनिटर देम केयरफुली। ज्योति मिश्रा। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि ऑर्बिट्रल जो इंजेक्शन होता है क्या इसको सिर्फ एब्डोमेन में ही दे सकते हैं, थाई में दे सकते हैं क्या? सबक्यूटी लगता है वो, तो आप थाई में भी दे सकते हो। थाई में भी दे सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है सर कि इंजेक्शन एचसीजी पाउडर फॉर्म में जो आता है क्या हम उसको रेफ्रिजरेट करके रखते हैं या तो हम ऐसे ही नॉर्मल रख सकते हैं बाहर? जब तुम बनाते हो तो उसको यस सर। तुरंत ही बना के तुरंत ही लगाना है, यस पाउडर सर। फॉर्म में नहीं ना। नहीं नहीं। तो जो पाउडर फॉर्म में आता है सर उसको कहाँ बाहर रखना है या रेफ्रिजरेटर में ही रखना है। कोई भी इंजेक्शन रहेगा रहेगा वो रेफ्रिजरेटर में रखना है। और जब उसको पाउडर फॉर्म में भी रहेगा उसको तुम जो कॉन्स्टिट्यूट करते हो तो उसको कहीं रखना नहीं है, उसको इमीडिएटली लगाना है। और आपका रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर भी रेगुलरली चेक करना चाहिए, वो इसके भी लिए बहुत ही कैलिब्रेट करना भी जरूरी है रेफ्रिजरेटर को। यस सर, राइट सर, थैंक यू। कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद कहीं नहीं रखना है, उसको इमीडिएटली यूज करना है। One last question, I think you can take, Chaitanya. Yes. When we pack injections and give, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? मतलब कैसे गारंटी दे सकते हो टेम्परेचर बिटवीन 2 and 8 डिग्रीज ही रहेगा? हाँ और उसका असर क्या हो सकता है? यस, अभी इसके लिए ना एक्चुअली सबसे बेस्ट क्या है? बेस्ट है कि पेशेंट ने सेंटर में आके इंजेक्शन लगाना, ये सबसे बेस्ट है। लेकिन होता क्या है आज के तारीख में, जो अभी दुनिया इतनी आगे चल रही है और सब लोग इतने बिजी हो गए हैं कि लोगों को तो आजकल टाइम ही नहीं है और रोज इंजेक्शन लगाने केयरफुल रहना है। और आपको ये बात ध्यान में रखनी तो पेशेंट इंजेक्शन नहीं लिया तो क्या करेंगे? आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि यदि कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हुई तो वो इंजेक्शन की एफिकेसी चली जाती है। और इसलिए यदि आप उसको आइस पैक में देना चाहते हो तो आपके पास एक सिस्टम रहना जरूरी है। और वो सिस्टम ऐसे होनी चाहिए कि वो इंजेक्शन का टेम्परेचर मेंटेन रहे। आपको ये भी देखना है कि पेशेंट को कितना दूर जाना है, कितना किलोमीटर का उसका जर्नी है। ऐसा हो सकता है कि वो बहुत दूर से आ रहा है, ऐसा ऐसा भी होगा तो आपको ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो उससे तो अच्छा है कि फिर वो जो गांव में है उस गांव में कोई डॉक्टर से कांटेक्ट करके वहां पे इंजेक्शन आप सप्लाई करो, डायरेक्ट कोल्ड चेन मेंटेन करो और वहां पे उसको लगाने को बोलो, क्योंकि वो लेके जाने में ही दिक्कत होती है और इसमें काफी बार टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता और फिर हमको लगता है कि हमारे पेशेंट को रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा। तो कोल्ड चेन मेंटेन करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है और उसके बारे में हम लोग आगे के टॉपिक में डिस्कस करने ही वाले हैं। लेकिन वो हमेशा ध्यान में रखना है कि कोल्ड चेन बिल्कुल ब्रेक नहीं होनी चाहिए। Sir, एक question. Sir, there are many questions, 3-4 questions more, and last 3 minutes of the talk are remaining now. Yeah, you combine all the questions and ask, and he will give a quick response, I think. Yeah, so sir, I think most of the questions are regarding taking injections on time.
एंड ऑल्सो देर इज इंक्वायरी अबाउट OHSS कि हाइपर स्टिमुलेशन क्या होता है, वो प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है. आई थिंक इंजेक्शन और ट्रिगर के जो क्वेश्चन है ना, तो आगे के टॉक में वो बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं. तो और OHSS भी. हाँ, OHSS भी होगा. So don't worry, sisters. We are going to clear one topic after other. मतलब एकदम क्लियर आपको हो जाएगा 7 weeks के एंड में. ठीक है, अभी तो शुरुआत है. I think question और what क्या we can do is we can go to the next question, I mean, next topics, so that they come prepared with the questions relevant to those topics. Now the next on 20th of March, our next topic is on history taking, right? So in that talk, we are going to discuss about the proper history taking of a patient. And why we have selected this topic is because in many centers, and now that you all are doing BSc nursing, MSc nursing, and you all are, you know the theory part very well, so you can actually contribute into the process of IVF by taking history. तो हिस्ट्री टेकिंग इज समथिंग विच हिस्ट्री टेकिंग में आपको काफी सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उसमें एक एक चीज आपको इन डेप्थ जाना पड़ता है. और इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री टेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें छोटे से पॉइंट से आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम समस्या हल हो सकती है. तो वो मैं आपको अगले विजिट में, अगले क्लास में बताऊंगा कि हिस्ट्री टेकिंग का क्लास है, तो आप हिस्ट्री टेकिंग का एक चैप्टर कहीं से तो भी पढ़ के आइए, तो आप और I अच्छे think one hand raised, Aditi. Aditi, unmute करके पूछ लो. हॅलो सर, गुड इव्हनिंग. जर ट्रिगरचं इंजेक्शन एक 10 ते 15-20 मिनिटे बाहेर राहिलं तर चालेल का, की लगेच घ्यायचं? प्रश्नच नाही, नकोच राहिला, का बरं राहिला पाहिजे, तेच तर महत्वाचं है. कोई भी इंजेक्शन कोल्ड चेन में कोई भी इंजेक्शन बाहर रहना ही नहीं चाहिए. आप देखो, एक बात ध्यान में रखो, यदि आपके हॉस्पिटल में रूम है जहाँ पे आप इंजेक्शन लगा रहे हो, वहां पे आपको इंजेक्शन के रूम में फ्रीज रखना ही है. जब आपके इंजेक्शन रूम में रहेगा ना, तो वहां से आप इंजेक्शन निकालोगे, लगाओगे और इमीडिएटली पेशेंट को लगाओगे. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंजेक्शन रूम अलग है और रेफ्रिजरेटर अलग रूम में है, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है जो आपने पूछा ना, वो प्रॉब्लम आ सकती है कि इंजेक्शन रूम नीचे के फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर पे यदि रेफ्रिजरेटर है, फिर वहां से आप लेके आओगे, फिर पेशेंट को थोड़ा लेट हो गया, आपको थोड़ा लेट हो गया, तो आपको इंजेक्शन रूम में रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था जरूरी है. तो ये प्रॉब्लम. धनश्री, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मला विचारायचं आहे की मॅडम, की ज्यावेळी आपण पेशंटचे टीसा किंवा पिसा करायचं असं सांगतो त्यांना, आणि त्यांचं ट्रायल पिसा किंवा टीसा केलेला आहे आणि स्पर्म मिळालेले आहेत त्यांचे, आणि ज्यावेळी त्यांची प्रोसिजर असेल त्यावेळेस नाही मिळाले तर काय करायचं? हो, हा महत्वाचा प्रश्न आहे. कारण कसं होतं की पेशेंट एकदम निराश हो जाते हैं, और जब आप बोलते हैं कि हमारे को टेसा में स्पर्म नहीं मिले, तो फिर वो बोलते हैं कि सर नोबडी वांट्स टू ब्रेकिंग द बैड न्यूज इज वेरी डिफिकल्ट, एंड वो डिनायल मोड में रहते हैं. वो हमेशा सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे स्पर्म मिलने चाहिए. तो आपको इसीलिए हमने एक काउंसलिंग पे क्लास रखी है, और काउंसलिंग के क्लास का इंपॉर्टेंस वही है कि काउंसलिंग कैसे करेंगे उसके. देखो, आप यदि पेशेंट को नहीं मिल जाएंगे स्पर्म्स, मिल जाएंगे, टेंशन मत ले, स्पर्म्स मिल जाएंगे, और फिर आखिरी के दिन स्पर्म नहीं मिले तो वो बोलेंगे आप तो बोल रहे थे मिल जाएंगे. तो आपको निगेटिव काउंसलिंग करना भी सीखना है, क्योंकि हमेशा तुम अच्छा गुड़ी गुड़ी बोलोगे तो काम नहीं होगा. कभी कभी कुछ हार्ड फैक्ट्स रहती है, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी रहती है जो बताना भी पड़ता है. इसलिए काउंसलिंग में धीरे से आपको ये भी बताना है कि ऐसा भी हो सकता है कि स्पर्म निकालते वक्त नहीं निकलेंगे, तो बिल्कुल निराश नहीं होना. ऐसा होगा तो उसको एक्सेप्ट करना है, पहले से बताओगे तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहेगा. Margaret. Hello, good evening, sir. I had a question that why the time of pickup, some patients are unable to collect the semen. So what can be done? Yes, again a very practical point. And here next class I am going to talk about this also in history taking. In history taking, you can actually ask the patient about this question. And not only that, in all IVF cycles, in every patient of IVF, you have to take backup sample.
it is extremely important because there are patients with 100 million sperm count, they are not able to give the sample. उनको रहता है परफॉर्मेंस प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस प्रेशर। तुम पेशेंट को बोलो अभी वहां पे भीड़ रहती है, सब पेशेंट बैठे हुए हैं और वो सीमेंट कलेक्शन रूम है, वहां के सामने 10 लोग बैठे हैं, वो पेशेंट को स्पर्म कलेक्ट करने की इच्छा ही नहीं होती, उसको टेंशन आ जाता है। इसलिए जरूरी है कि कोई भी आईवीएफ वो पेशेंट का स्पर्म काउंट कितना भी अच्छा रहो, उसका बैकअप सैंपल आपको लेके ही रखना है, ताकि आपको ये पता चले कि ऐसे पेशेंट में ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये समस्या, तो उसका प्रॉब्लम पहले से हल हो जाएगा। तो बैकअप सैंपल लेना जरूरी है। Thank you, sir. One last सर आई question, थिंक अभी Ashwini. अच्छा We'll take that, and I think Shrutika, then we will stop. yes. Ashwini. हॅलो हाँ यस अश्विनी। सर सिट्रो इंजेक्शन 15 मिनिट आधीच का द्यायचं, त्याचं काही रिझन आहे का? कुठलं? सेट्रोलिक्स इंजेक्शन मॅडम काय आहे का काय नाही? काय? कशाच्या Cetrorelix? 15 मिनिटं अगोदर? जेव्हा आपण फॉलिकलचं 15 to 18 होतात तेव्हा आपण सिट्रोलिक्स इंजेक्शन चालू करतो. ते इंजेक्शन आपण टाइम टू टाइम घ्यायला सांगतो पेशंटला आणि 15 मिनिट 24 आवर्स व्हायच्या आधी 15 मिनिट घ्यायला सांगतो. तर ते 15 मिनिट आधी घ्यायचं रिझन काय? असं काही मला माहिती नाही. आय थिंक ते फक्त प्रॅक्टिकल ऍडवाइस आहे, म्हणजे 24 आवर्स पेक्षा जास्त होऊ नये म्हणून एक ऍडवाइस आहे, पण असं सायंटिफिक रिझन काय नाही आहे. म्हणजे कधी कधी पेशंट मागे पुढे घेतात, 2-3 तासा लेट घेतात आणि मग त्याचा हाफ लाईफ संपून जातो. 24 तासाच्या अंतरावर ते घेतलं पाहिजे, म्हणून ते आय थिंक असं ऍडवाइस देतो. किंवा कधी कधी असंही असू शकेल की प्रत्येक आयव्हीएफ डॉक्टरचे त्यांचे वर्किंग कंडिशन अंडरस्टँड करून त्यांनी प्रोटोकॉल बनवलेले असतात, त्याचे टायमिंग फिक्स ठेवलेले असतात. तर ते नर्सेसनी ते फॉलो केलेले उत्तम, कारण त्यांच्या क्लिनिशियनला त्या बाकीच्या एक्झिस्टिंग एन्व्हायरमेंटची आयडिया असते की कुठले इंजेक्शन किती वाजता जातात. तो प्रोटोकॉल तुम्ही फॉलो मला वाटतं महत्वाचं आहे तुमच्या मॅडमने हा प्रोटोकॉल याच्याच करता बनवला असेल की जेणेकरून तुम्ही त्याला उशीर नको करायला, कारण ते 24 तासच त्याचा हाफ लाईफ असतं. तर चांगला पॉइंट आहे. सर आपण Okay, ट्रिगर मिडनाईटला 12ला दिलं की आपलं पिकअप 11ला येतं, पण आपण 11चं पिकअप जास्तीत जास्त किती डिले करू शकतो, म्हणजे इन व्हॉट एव्हर कंडिशन? 35 ते 36 तासामध्ये करू शकतो. 36 तासाच्या वर नको. ओके काही लोक 35 तासांनी करतात, काही लोक 36 तासामध्ये करतात, पण 36च्या वर नको जायला. ओके थँक्यू. मला वाटतं मला इथेच बंद करावं नाही. एक्सलंट डिस्कशन सर. सगळ्यांना इतकं आवडलं, इतके क्वेश्चन्स येत हा, आणि प्रश्नांची क्वालिटी एवढी चांगली आहे की हे दाखवतंय की सगळ्यांना किती समजलंय आणि तुम्ही रोजच्या कामामध्ये यू आर ऑल व्हेरी व्हेरी इन्व्हॉल्ड आणि तुमचं अंडरस्टँडिंग जेवढं पण आहे ते खूप चांगलं आहे. खूप सुंदर प्रश्न विचारले, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा. और आप सबका मतलब आप सबका इसके लिए हम लोग अभिनंदन करना चाहते हैं कि आप सब लोग इतने सिंसियर और डेडिकेटेड हो. ये क्वेश्चन के क्वालिटी से ही समझ में आ रहा है. ये क्वेश्चन एकदम टू द पॉइंट और स्पेसिफिक क्वेश्चन थे. बहुत अच्छा. ये भी डिपेंड कर रहा है कि आपने कितने अच्छे से समझाया है, उनकी लैंग्वेज में, उनके एम्पैथी, आपने पूरी फुल एम्पैथी के साथ समझाया है. तो बहुत ही अच्छा सेशन था सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. को भी मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा क्योंकि अस्मी बेचारी बहुत मेहनत कर रही है और वो 4 दिन से वो एकदम बीट है क्योंकि उसको इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन वो हमारे प्रोग्राम का सक्सेस दर्शाता है. और और मुझे खुशी है कि अस्मी ने इसको बहुत अच्छे से हैंडल किया और बहुत अच्छे से उसने सब अभी भी वो कर रही है, पूरा सबका अटेंडेंस लेना सबका, क्योंकि हम आखिरी में सर्टिफिकेट भी इशू करने वाले हैं, तो आपका अटेंडेंस भी जरूरी है. सर माझा एक क्वेश्चन होता. सेशन तो अभी आप चॅट बॉक्स में लिख दीजिए. आता एक काम करू आपण, किरण कुर्तकोटे सर आलेले आहेत आणि मला दिसतात आहेत, आणि अमॉक्सचे आमचे प्रेसिडेंट आहेत आमच्या पूर्ण महाराष्ट्र असोसिएशनचे. मगाशी पण सर थोडंसं मला वाटतं बाहेर गेले होते, मी सरांना इन्व्हाइट केलं होतं, तर सर किरण सर आले आहेत आणि मी त्यांना 2 शब्द बोलायची विनंती करतो. थँक्यू. आणि
एक बहुत ही स्तुत्य उपक्रम है. ऑन बिहाफ ऑफ MSR आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर पद्मरेखा जेरगे एंड चैतन्य. और चैतन्य, ये प्रोग्राम का सक्सेस ये है कि आखिरी तक इतने डॉक्टर्स भी आखिरी तक वेबिनार में नहीं बैठते हैं जितने नर्सेस और स्टाफ बैठे हैं. अभी मुझे 180 डॉक्टर्स नर्सेस दिख रहे हैं, उससे ज्यादा ही रहेंगे पर अभी तो दिख रहे हैं 180 है. सो उसका ये मतलब है कि नर्सेस से ज्यादा सिंसियर है डॉक्टर से. यस सर, कॉम्प्लीमेंट है, मल्टीपल ये कॉम्प्लीमेंट है सभी मल्टीपल नर्सेस को और ट्रेनिंग है। स्टाफ को, और आपको भी और पद्मरेखा जी को भी, बिकॉज आपने ये प्रोग्राम इतनी अच्छी तरह डिजाइन किया है. मैं खुद ये 2 घंटा आपका, 1-1.5 घंटा आपका लेक्चर सुन रहा हूँ, पर बहुत ही अच्छी भाषा में और सबको समझने आएगी ऐसी भाषा में आपने सबको बताया है. तो आई थिंक कि आप ये एमॉक्स पे भी ये लेक्चर्स ले लो, कॉमन प्रेगनेंसी के लिए भी. जैसे ये आपने ये सिर्फ IVF के लिया है, तो ये कॉमन प्रेगनेंसी के लिए भी लो. ये तो आपको 1000 लोग मिलेंगे आप कम से कम. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पद्मरेखा जी, आप तो एमॉक्स मेंबर भी हो और आप कमेटी चेयरपर्सन भी हो. सो काम भी करना है अमॉक्स के लिए. जी. सो पद्मरेखा, चैतन्य, नीलम, श्रुतिका और अस्मी जी, सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. चलो, थैंक यू सर. हम लोग आज का सेशन Thank यही you, sir. करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you. Thank you, Asmi. Thank you, Lovely. Chaitanya, Neelam, and Shrutika. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Thank you everyone.